by order. You forget your school days, you forget your college days, you forget that your room was at 6s and 7s. अभी भी जहाँ पढ़ते हो वहीं सोते हो, वहीं खाते हो, बस चले तो वहीं पर टॉयलेट जाओगे, है ना, बिकॉज अभी आप लोग क्या है, बैचलर लाइफ जी रहे हो. सो योर रूम इज एट 6s and 7s, बट नेवर मेक योर लाइफ एट 6s and 7s, है ना. इसका मतलब एट 6s and 7s का मतलब क्या हुआ, अस्त व्यस्त, जो चीज जहां है वहीं फेंका, वहीं पड़ा हुआ. ठीक है. एट स्टेक, कई बार आपके जो लाइफ होता है बेटा एट स्टेक होता है, आपका रेपुटेशन एट स्टेक होता है ना. कई बार होता है आप कुछ ऐसा कर जाते हो, कुछ गलत काम कर जाते हो, जिसके कारण आपके पेरेंट्स का जो रेपुटेशन होता है वो एट स्टेक होता है. एंड देन एट द 11th आवर, आखिरी क्षण में आपको रियलाइज होता है यार मैंने कुछ गलत कर दिया, है ना, मैंने कुछ गलत कर दिया है. द रेपुटेशन ऑफ माई होल फैमिली इज एट स्टेक, माई ओन लाइफ इज एट 6s and 7s, एंड एट द लास्ट मिनट एट द 11th आवर यू रियलाइज कि भैया कुछ तो मुझसे गलती हो गई. आखिरी क्षण में आपको रियलाइज होता है. क्यों? जब देखते हैं कि पूरे घर की रेपुटेशन इज एट स्टेक. देखो अभी क्या हुआ, कोविड 2.0 में आपने देखा कि इंडिया का जो रेपुटेशन था वॉज एट स्टेक, क्योंकि सब जगह पर यही हो रहा था, इंडिया में इतने लोग मर रहे हैं, है ना. अब सुनो नेक्स्ट, बैकस्टेयर्स गॉसिप क्या होता है. आप कभी देखते हो आपके पता नहीं कैसे आप लोग कैसे घर में रहते हो, क्योंकि पहले ज़माने में लोग बड़े बड़े घर में रहते थे, है ना. गांव वगैरह में क्या होता था, छोटे शहरों में बड़े बड़े घर होते थे, है ना. तो जो नौकर चाकर होते थे ना, वो जब काम उम कर लेते थे तो पीछे तरफ जाके, क्योंकि उन लोग का घर वगैरह जो होता था पीछे होता था, सर्वेंट क्वार्टर्स जिसको कहते हैं, है ना. बड़े बड़े घर में आप देखोगे जो ज़मींदार होते हैं या ठीक ठाक पैसे वाले होते थे, उन लोग क्या करते थे ना, पीछे एक सीढ़ी निकाल देते थे और पीछे एक सर्वेंट क्वार्टर बना देते थे. तो ये जो सर्वेंट्स होते थे ना, पीछे स्टेयर्स पे बैठ के गॉसिप करते थे. बैकस्टेयर्स गॉसिप का मतलब क्या हुआ, नौकरों के बीच का गपशप. कहते हैं किसी भी आदमी के बारे में जानना हो कि वो किस तरह का आदमी है, तो उनके घर में जाके बैकस्टेयर्स गॉसिप सुन लो, पता चल जाएगा कि ये इंसान कैसा है, अपने नौकरों के साथ कैसा बर्ताव करता है ना. सो बैकस्टेयर्स गॉसिप कहलाता है जो उस घर के नौकरों के बीच में जो गपशप चल रहा है ना, उसको बैकस्टेयर्स गॉसिप कहते हैं. ठीक है, क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम. बैड ब्लड, बेटा बैड ब्लड गांव वगैरह से निकला हुआ. कि देखो एक चीज बताती हूं मैं, आप शहर में तो बाद बसाना, शहर पहले तो गांव होते थे और अभी भी गांव है, मैंने पहले खाली गांव होते थे, और जो गांव होते थे उसमें कहते थे कि एक गांव में सारे लोग एक ही लोग होते थे, एक ही परिवार से उत्पन्न लोग हैं. तो जब कभी दो के बीच में लड़ाई झगड़ा होता था तो महसूस तो होता था यार मेरा ही तो खून है, देखो मेरा ही खून है, गंदा निकल गया, मेरे खिलाफ है, मेरे साथ दुश्मनी मोल रहा है, मेरा खून गंदा निकल गया, इसी से बना बैड ब्लड. लेकिन बेटा आज तो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो. जैसे अगर मैं कहूं ममता और मोदी के बीच में अभी जो ये साइक्लोन हुआ है, उसके बाद दोनों की बीच में सामने बैठ के देश के लिए या बंगाल के लिए वो बात तक नहीं कर पाई गुस्से में, है ना. So there is, you can see it is evident there is bad blood between BJP and TMC, है ना. There is bad blood, enmity, bitter relations, animosity, ill feeling, है ना, ill feeling. दोनों के बीच में you can sense, you can feel there is bad blood. ठीक है. ये बैड ब्लड कब आता है, जब आप दोनों के बीच में दुश्मनी हो जाए. क्योंकि देखो अब उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बना कहां से था, गांव से, या कहां अपना ही खून गंदा निकल गया. बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर समेत. बेटा ये क्वेश्चन आता है एडवर्ब में, ही लेफ्ट इंडिया विथ बैग एंड बैगेज. इस सेंटेंस को जरा सही करके दिखाओ तो. जो मैंने आपको सेंटेंस दिया है ध्यान से सुनना.
ही लेफ्ट इंडिया विथ बैग एंड बैगेज। अब इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक है क्या, जरा बताओ तो। विथ बैग एंड बैगेज, ही लेफ्ट इंडिया विथ बैग एंड बैगेज, जरा जल्दी बताना तो, इसमें कोई मिस्टेक है, जल्दी। एंड ओल्ड फ्लेम में ही लटका हुआ है अवस्थी। बेटा तुम्हारा ओल्ड फ्लेम लग रहा है तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहा है। हाँ, विथ नहीं आएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बेटा बैग एंड बैगेज खुद में एडवर्ब है, खुद में बैग एंड बैगेज एडवर्ब है, इसीलिए बैग एंड बैगेज के साथ विथ नहीं आएगा, ध्यान रखना। इसका मतलब होता है बैग एंड बैगेज का बोरिया बिस्तर समेत। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम। देखो ये क्लास नोट्स है मेरा, वॉल्यूम 1 खत्म हो जाए तब ये क्लास नोट्स ले लेना, क्योंकि मैंने क्या कहा है, वॉल्यूम 1 आपको बहुत बढ़िया से सब कुछ सिखा देगा, लेकिन एक एक चैप्टर का अगर धागा खोलना है, ये सिर्फ बेटा सिर्फ इसमें ग्रामर है, वोकैबुलरी अलग आएगा, उस पर अभी मैं काम कर रही हूं। अब बेकर्स डजन, जानते हो बेकर्स डजन का मतलब है 13। बोलोगे मैम दर्जन में तो 12 होता है। आपको पता है इसके पीछे की कहानी क्या है? चलो सबसे पहले लाइक शेयर करो, उसके बाद में इसकी पीछे कहानी सुनाऊंगी, बहुत बढ़िया कहानी इसके पीछे। सुनो, मेडिवल टाइम में इंग्लैंड में एक कानून था कि आप जितना गेहूं लेते हैं उतना का ही आपको बना के ब्रेड बेचना है, जितना का गेहूं रहेगा उतना का ही ब्रेड बना के बेचना है। इसका मतलब है कि अगर आपने मुझे 1 केजी गेहूं दिया और मैंने इसको ओवन में बनाया, इसका ब्रेड बनाया, तो मुझे ये ध्यान में रखना होगा कि आपका 1 केजी गेहूं का जितना बनेगा वो सारा मैं आपको दूं। ठीक है, अगर आपका अकेले का काम होता तो मैं बना के पूरा दे दूं, लेकिन ऐसे क्या हुआ कि बाद में एक ही बेकर के पास कई जगह से ऑर्डर होते थे। कई बार वो कहते थे मेरा 2 केजी का तुम बना देना, कोई कहता मेरा 3 केजी का बना देना। इसका मतलब है उसके पास कई ऑर्डर्स होते थे। तो इसमें क्या होता था, लोग चोरी करने लगे। ठीक है, आपका जितना गेहूं है 1 केजी दिया है, मैंने 1.25 केजी का बना के दे दिया। तो क्या हुआ, इसमें एक कानून बना कि अगर वो कम देगा तो जितना कम देगा उतने कोड़े पड़ेंगे उसको। अब डर तो पैदा हो जाता है सबके दिल में कोड़े खाने का। तो बेकर्स ने सोचा कि भाई जब मैं 1 दर्जन देता हूं, बाई चांस कम हो गया तो क्या करते थे वो कि पूरा का पूरा आपको वापस देने लगे, लेकिन डर के मारे एक अकेले से एक और जो होता है ना डजन, मतलब एक और ब्रेड का जो उनका बन होता था है ना, वो गोल गोल होता है ना, वो एक और दे देता था कि भैया कहीं से भी कम ना पड़े, नहीं तो मुझे कोड़े खाने पड़ेंगे। इसका मतलब बेकर्स इतने डर गए थे कि वो 12 की जगह पे 13 बन देते थे। 12 की जगह पे वो 13 बन देते थे, डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कम निकल जाए। कई लोग तो डर फैल गया था तो 14 देने लगे थे, लेकिन फिर बेकर्स डजन में कहा गया कि ना यार 13 होता है इसका मतलब, यानी 1 दर्जन में तो 12 होता है, लेकिन बेकर्स इतने डर गए थे कि वो 1 दर्जन में 13 देते थे। ठीक है, बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। कुछ लोग कहते हैं कि मैम आप, जैसे मैंने एक बार कहा कि पता है पहले बसेस में लिखा रहता था ना, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, है ना। तो कुड का मतलब मैं सिखा रही थी कि कुड का इस्तेमाल बहुत कम संभावना हो उसके लिए होता है, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, वो मॉडल्स में सिखा रही थी। तो जब मैंने क्लास में कहा कि बसेस के सीट के पीछे लिखा रहता है ना, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, तो अब पता नहीं अब लिखा रहता है कि नहीं, लेकिन पहले लिखा रहता था। तो एक लड़के ने तुरंत कहा, मैम आपको कैसे पता? अरे भैया मैं यहां पर सीधा जहाज से थोड़ी लैंड किया था मैंने। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन माई माउथ। क्या कहा मैंने? आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन माई माउथ, यानी मैं करोड़पति पैदा नहीं हुई हूं भाई। ठीक है, देखो जवाब क्या था मेरा जवाब था, देखो बेटा कम से कम सब्सक्राइब कर लो और आज कम से कम 1 मिलियन पहुंचा दो ना।
ठीक है, फिर मैं कहूँगी भाई मैंने क्लास लिया तो 1 मिलियन पहुंचा। यार थोड़ा घमंड खाने का मौका तो दो। चलो, मैंने कहा क्या, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन माई माउथ, मतलब पैसे के साथ बहुत धनी परिवार में पैदा होना, है ना, धनी परिवार में मैं कोई पैदा नहीं हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट हाउ, बी इन द ड्राइविंग सीट, मतलब बेटा कई बार जानते हो, जैसे कई बार मेरे भैया भी एक बार कहे थे कि कभी भी ड्राइवर से बदतमीजी नहीं करना चाहिए, है ना। कुछ लोग होते हैं ड्राइवर को डांट डपट अच्छा नहीं लगता। उन्होंने यही चीज़ समझाया था, कभी भी ड्राइवर से कोई बदतमीजी ना करे, देखना ध्यान से। तो मैंने ऐसे ही पूछा क्यों, क्या मतलब, नहीं समझ में आता है ये जो आप हमेशा बताते हो लोगों को, है ना। मेरे भैया बहुत ध्यान रखते हैं ड्राइवर का, खाने पीने का, आराम का, अच्छे से सो ले रात भर, है ना, ताकि सुबह ड्राइव कर सके। तो उन्होंने कहा कि बिकॉज ही इज इन द ड्राइविंग सीट, और वो अगर कंफ्यूज्ड होगा, वो आपसे डरेगा, वो आपसे अगर अपने प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर पाया, या अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम में होगा तो वो गाड़ी ठोक देगा, मरोगी तुम। आया समझ में, वो गाड़ी ठोक देगा, मरोगी तुम। इसका मतलब है कि निर्णय तो उसके हाथ में है ना यार। सो आपके घर में कमाता कौन है, डिसीजन कौन लेता है? आप कहोगे मेरे फादर, ओके, देन ही इज इन द ड्राइविंग सीट, राइट। अगर मैं कहूं कि जाओ घर में पापा से पूछ लेना अगर दिल्ली आने का परमिशन दे तो कहोगे मैम माय फादर इज वेरी स्वीट, माय मदर इज इन द ड्राइविंग सीट। मतलब सारी जिम्मेदारी का भार उठाना, या बेयरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टेकिंग द डिसीजन, ये भी होता है ना। ही इज इन द ड्राइविंग सीट, इसका मतलब सब तरह का डिसीजन का भार जो उठाती है वो मेरी माँ उठाती है। जैसे आप कहोगे बेयर द ब्रंट ऑफ, अगर किसी तरह का कोई समस्या हो, है ना, किसी तरह की कोई समस्या हो और आंच जिस पर आए, सारा का सारा परेशानी जिस पर आए, वही तो बेयर करते हैं ब्रंट, है ना। आपके घर में कौन करता है? आपकी माँ। जैसे अच्छा आपका अगर रिजल्ट होगा ना तो आपके फादर कहेंगे मेरा बेटा है ना। और जैसे कुछ गलत करोगे तो तुरंत पापा कहेंगे तुमने ही बिगाड़ा है। तुम्हारी माँ को क्या कहेंगे? तुमने ही बिगाड़ा है, राइट। जब आपको परेशानी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, टेंशन में रहते हो, गुस्से में रहते हो, झाड़ते हो किसको? अपनी माँ को। गुस्सा झाड़ते हो किस पर? अपनी माँ पर। शी हैज टू बेयर द ब्रंट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स एंड ऑल द फ्रस्ट्रेशन, है ना। जितने भी फ्रस्ट्रेशन है, जितना भी टेंशन है, जितना भी एंगर है, शी हैज टू बेयर द ब्रंट ऑफ ऑल द एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। क्या कहा मैंने? आपका टेंशन हो, गुस्सा उन पर, पापा को कोई प्रॉब्लम हो, गुस्सा उन पर। तो यानी कि शी हैज टू बेयर द परिणाम भुगतना। मैं नहीं कह सकती हूं परिणाम भुगतना, मतलब मेन पर्सन होना जिस पर हर तरह का परेशानी का सबसे बड़ा आंच जो उन्हीं पर आता है। टू बेयर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, इसलिए इसका इंग्लिश कुछ और होगा, कह सकते हो जो मुख्य व्यक्ति होता है जो सब भुगतता है ना, भुगतना कह सकते हो। बोलो कोई प्रॉब्लम? बीट अबाउट द बुश। कई बार कुछ टीचर्स फ्लॉप हो जाते हैं क्लास में, कहते हैं सर आप रिटन में तो बहुत अच्छा किए थे और एकदम जितना क्वेश्चंस दिए थे सबका आंसर बहुत अच्छा से लिखा था उन्होंने, फिर क्लास में ऐसा क्या हो गया? तो जब पूछते हैं तो स्टूडेंट कहते हैं मैम वो सटीक नहीं पढ़ा रहे थे, उनके पास नॉलेज तो था लेकिन वो सटीक जवाब नहीं दे रहे थे। मतलब क्या कर रहे थे वो? ही वॉज बीटिंग अबाउट द बुश, है ना। कई बार ऐसे नेतागण होंगे, कई बार ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं, वो चारों तरफ की घुमा के बातें करेंगे, मुद्दे पर नहीं आएंगे। क्या कहोगे? भाई मुद्दे पर आओ ना चुपचाप से, बोलना क्या चाहते हो? वही होता है ना भाई, बोलना क्या चाहते हो। इसका मतलब यू आर बीटिंग अबाउट द बुश, कम टू द मेन पॉइंट। यू आर बीटिंग अबाउट द बुश, कम टू द मेन पॉइंट। क्या कहा मैंने? यू आर बीटिंग, देखो आईएनजी फॉर्म लगाया। बेटा जो वर्ब होते हैं ना, है ना, वर्ब होते हैं। अगर आप माँ कहेगी आपकी कि मुझे उसकी फ्रस्ट्रेशन का झेलना पड़ा, कहेगी आई हैड टू बेयर द ब्रंट ऑफ ऑल द फ्रस्ट्रेशन ऑफ माई सन। बेयर का बोर हो गया, आई बोर द ब्रंट ऑफ। अगर सेकेंड फॉर्म बनाओगे तो जो भी वर्ब होगा,
है ना। मैं उस समय सारा निर्णय मैं लेती थी। आई वॉज इन द ड्राइविंग सीट एट दैट टाइम। मैंने क्या कहा? आई वॉज नॉट बोर्न, आई वॉज बोर्न, आई वॉज नॉट बोर्न। यानी जहां पर भी वर्ब होगा बेटा याद रखना, उस वर्ब का अकॉर्डिंग टू टेंस जो भी फॉर्म होगा वो चलेगा। बीट अबाउट द बुश का वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी आता है, सर्कमलोक्यूशन। मतलब क्या? देखो ये सर्कल है, ये इसका सर्कमफ्रेंस है, यानी आपको यहां से यहां जाना है, यहां से यहां लोकेट करना है, यहां से यहां चले जाओ ना, आप सर्कमफ्रेंस घूम के जा रहे हो, यानी सर्कम लोकेट कर रहे हो। इसलिए सर्कम लोक्यूशन का मतलब क्या हुआ? घुमा फिरा के बात करना, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर। बोलो क्लियर? नेक्स्ट आप बीट ब्लैक एंड ब्लू। देखते हो? कभी पिटे हो? हाँ नहीं पिटे हो, इसलिए मना करती बेटा लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना। otherwise her brother will beat you black and blue। ब्लैक एंड ब्लू मतलब बेटा जब पिटोगे ना, जब पिट जाओगे ना, उस समय आपका थोड़ा लाल होगा, फिर थोड़ा स्वेल करेगा, है ना। उसके बाद थोड़ी देर बाद नीला पड़ेगा, उसके बाद नीला पड़ने के बाद थोड़े दिनों बाद काला पड़ जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो? ब्लू हुआ फिर ब्लैक हुआ। क्या कहा मैंने? यू विल बी बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाय हर ब्रदर। समझो, मेरे भैया तो एकदम, मेरे भैया के डर से मेरे क्लास का कोई भी लड़का मेरे घर कभी हिम्मत ही नहीं करता था, दूर से देखता था, है ना। कभी छत पर मैं रहती थी तो नीचे से वो 4 चक्कर मार के जाते थे उन लोग। अभी भी उन लोग वो सब चीज़ें याद करते हैं। आज भी जब मैं जाती हूँ गिरिडीह, है ना, तो आई एम द ओल्ड फ्लेम ऑफ मैनी ऑफ द बॉयज़ ऑफ माई स्कूल। मैं बहुत बड़ी अच्छी डांसर थी, तो इसीलिए थे बहुत सारे लड़के दीवाने। तो अब उनके बाल बच्चे भी बड़े हो गए, तो सम ऑफ देम कम टू मीट मी, है ना। तो वो बताते हैं कि भाई तुम्हारे भाई तो अगर किसी दिन हाथ लग जाते ना तो वो पीट पीट के काला पीला कर दिए होते। एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा, मैडम सही में? मैंने कहा बेटा तुम्हें क्या लगता है मैं बुढ़ी पैदा हुई थी क्या? हाँ सही में। बेटा ये मेरा बैच आया हुआ है 17 मई को। इसका टाइमिंग बहुत बढ़िया है, रात में आराम से बैठ के पढ़ते हैं बच्चे। आजा, बीट हॉलो। सुनो, हॉलो मतलब खोखला, यानी इतना पीटा। देखते हैं कोई डब्बा को अगर कोई चीज निकालना रहता है, ऊपर से एकदम ठोकते जाओ, अंदर से सारा माल यानी घी वगैरह जो भी है निकल जाता है। सो बीट हॉलो का मतलब होता है इतने गंदे से पीट देना कि मतलब बुरी तरह से रगड़ देना, यानी बुरी तरह से हराना। अगर आप कहोगे कि सही में तुम्हारी जीत हुई है या सही में हम लोग जीत गए, कहेंगे यार वी हैव बीटन अवर एनिमीज हॉलो, है ना। दे वर बीटन हॉलो मतलब बुरी तरह से पराजित किया। टू डिफीट थॉरली एंड कन्विंसिंगली, यानी कन्विंस्ड है, एकदम अच्छे से रगड़ के पीटा है उसको, यानी कि पूरी तरह से अंदर से खाली कर दिया। हॉलो का समझा ना, मतलब अंदर से बिल्कुल जो भी है ना माल सब निकाल दिया, इतना बुरी तरह से मारा। अगर आपके पास नौकर चाकर है तो कहोगे यस आई हैव मेनी सर्वेंट्स, दे आर एट माई बेक एंड कॉल, है ना। मतलब एक आवाज देता हूं, जी हुजूर आ जाते हैं। सो समटाइम्स यू हैव सर्टेन पीपल एट योर बेक एंड कॉल। जब आपके पास ऐसे लोग हैं जो जी हुजूरी कर सके, देन यू हैव पीपल एट योर बेक एंड कॉल रेडी टू ओबे ऑर्डर्स इमीडिएटली, इंस्टेंटली। समझ में आया? लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। यार कितनी बार मैं बच्चों को समझाती हूं, सी लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। You don't have servants at your beck and call. You will have to work very hard. You're born in a middle class family, in a lower middle class family. For you life is a bed of thorns. मतलब भाई हम जैसे लोगों के लिए जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होते हैं, है ना, हम लोग के लिए लाइफ अपने जो फ्यूचर है बनाना पड़ता है, राइट। अब कल क्या हुआ, मैंने एक निकाला था, अपने फेसबुक में डाला था कि हमें एक वीडियो एडिटर चाहिए, है ना। जैसे लिखा हमने वीडियो एडिटर चाहिए,
तुरंत मेरा बेटा दौड़ा दौड़ा आया मेरे पास और उसने अपना YouTube चैनल मुझे दिखाया। उसका YouTube चैनल क्या है, गॉड फादर ओपी करके कुछ है, और मुझे कहा मेरा वीडियो देखो, मैं इतने अच्छे से मैं एडिट करता हूँ, मुझे दे दो ना ये काम। फिर मैंने कहा कि तुम्हें काम दे सकती हूँ, ये बताओ तुम सैलरी कितना लोगे, तो तुम बाहर कितना सैलरी दोगी, हमने वो छोड़ो ना, तुम कितना सैलरी दोगे। तो ही कंसल्टेड माई सिस्टर्स सन, मेरे जो उसके भाई है, मौसेरे भाई साहब, उससे कंसल्ट किया। फिर कहता है अगर तुम मुझे 20,000 दे दोगी तो मैं रोज़ तुम्हें 3 वीडियो एडिट करके बढ़िया सा दूंगा। कल का भी वीडियो 2 डाला है मैंने अपने YouTube में, देखना, दोनों उसने एडिट करके दिया है। तो मैंने कहा ठीक है देखती हूँ, ऐसे तुम वर्क फ्रॉम होम करोगे तुम्हें तो 10,000 मिलना चाहिए। सो ही इज़ मोर देन हैप्पी। अब उसका है कि मैं अभी से उसका आज से वो शुरू किया काम। एनीवे आई एम लुकिंग फॉर समवन वेरी एक्सपर्ट, एन एक्सपर्ट पर्सन, लेकिन अभी वो फिलहाल मुझे वीडियो एडिट करके दे रहा है एंड इज ट्राइंग टू मेक मी हैप्पी, और अपनी नौकरी को फाइनल करने की कोशिश कर रहा है। सो I have made him realize that I'm not going to give you everything for free. You don't have a life of bed of roses. Why? Because he should also work very hard to earn his living. है ना, उसको ऐसे तो पता है मेरी माँ बहुत कुछ करके जाएगी मरने से पहले। बेड ऑफ थॉर्न्स का मतलब कांटे की सेज, और बेड ऑफ रोजेस मतलब फूलों का सेज। इसका मतलब लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इट इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स फॉर मेनी ऑफ अस, है ना, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, है ना। अब देखो आप लोग बताओगे ना बेटा, मुझे नहीं पता है उसका एडिटिंग कैसा हुआ है, वो तो आप बताओगे। कल उसने 2 वीडियो एडिट करके, छोटा छोटा 5 मिनट का एक वीडियो है जो रात को 10 बजे डाला है, एक पहले डाला था, अब उसने एडिट किया है, देखते हैं क्या बनाया। अब आओ इसका जो है 35 का इंग्लिश बेटा आप थोड़ा सा चेंज कर दो। दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड or described, ये लगा दो, है ना, ये लगाओ। बेगर डिस्क्रिप्शन का देखो मैंने थोड़ा सा चेंज किया। दैट कैन नॉट बी, थोड़ा क्या हमको लगता है किसी और को उठा के रख दिया था, इसीलिए इसको मैंने हटा दिया है। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं कैसी थी देखने में, है ना, तो बेटा आप कोई गीतकार तो हो नहीं, ना ही कोई संगीतकार हो, ना ही कोई हीरो हो, है ना, अनिल कपूर की तरह कि गाना बनाओगे एक लड़की तो को देखा तो ऐसा लगा, है ना, जैसे खिलता गुलाब। अब नहीं समझ में आ रहा है कि आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। यार बहुत सुंदर थी भाई, कितनी सुंदर थी ये तो बताओ। बहुत ही सुंदर थी भाई, कितनी सुंदर थी मैम, हर ब्यूटी बेगर्स डिस्क्रिप्शन, मतलब नहीं बता सकते, दैट कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड, हर ब्यूटी कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड। तो क्या कहोगे कि बहुत सुंदर थी, मैं कहूंगी भाई कुछ तो बताओ कैसी थी, है ना। तब आप कोई कवि तो हो नहीं कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा और 5 मिनट तक आप मंदिर की घंटी और पता नहीं क्या क्या सब एक्सप्लेन करके रख दिया। तो फिर क्या कहोगे, मैम हर ब्यूटी बेगर्स डिस्क्रिप्शन, है ना। बट her father is क्या her father is a villain and I cannot build the cat। आया समझ में भैया, शादी के बाद वो भी मजे करेगी लेकिन फादर उसका विलन है, और मेरे में हिम्मत नहीं, बिल्ली के गले में घंटी मैं कैसे बांधू, I cannot build the cat। अब build the cat पर कहानी क्या है, सुनो ध्यान से। मैंने क्या कहा कि जब आप एकदम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो क्या कहोगे, मैम हर ब्यूटी बेगर्स डिस्क्रिप्शन, यानी उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, इतनी सुंदर है। लेकिन बेल द कैट क्या कहा मैंने कि उसका फादर बिल्कुल विलन है, आई कैनॉट बेल द कैट। बेल द कैट बेटा, सारे चूहे ने सोचा यार बिल्ली आती है दबे पांव, एक चूहा उठा के ले जाती है, ठीक है हम लोग बच जाते हैं लेकिन एक एक करके तो मर रहे हैं सब। तो क्या किया जाए कि बिल्ली के आने से पहले हमें पता चल जाए कि बिल्ली आ रही है। तो एक ने कहा उसके गले में घंटी बांध देते हैं, सब बड़ा खुश, हाँ हाँ घंटी बांध देंगे, आगे टन टन करता हुआ आएगा तो हम लोग भाग जाएंगे।
तो एक बूढ़ी चूहिया ने कहा, एक बात बताओ, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? इसका मतलब भाई पर्सनल रिस्क पे ऐसा काम करना जिसका बेनिफिट सबको होने वाला है। तो यहां पर भी वो लड़का क्या कहेगा, आप क्या कहोगे कि भाई पर्सनल रिस्क लूं मैं और शादी के बाद ऐश करेगी वो भी, है ना? ठीक है, मेरा प्यार है, ठीक है, मैं भी चाहता हूं शादी करना, वो भी चाहती है, लेकिन मैं अकेला क्यों लूं दुश्मनी? वाई शुड आई बिल्ड द कैट? बताओ, समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट बेटा, स्टैटिक जीके का एक बहुत बढ़िया बैच लेके आ रही हूं मैं, है ना? इसमें आप, माया मैम आपको जैसे CHSL में उन्होंने बहुत अच्छा तैयारी कराया था और स्टैटिक जीके में उनके क्वेश्चंस बहुत धुआंधार लड़े थे। तो मैंने अभी उनको यही कहा है कि आप इस बार GD, CGL, CHSL और यूपी के जो एग्ज़ाम आया SSSC का और UPSI, ये सब को लेकर पूरा कंप्लीट बहुत बढ़िया बैच लेके आइए। एंड ये लेके आ रही हैं 18 जून को, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। एंड मैं आपको गारंटी देती हूं इस बैच में स्टैटिक जीके ऐसा कवर्ड होगा कि कोई भी एग्जाम का स्टैटिक जीके नहीं छूटेगा। याद रखना बेटा, ये जो आपका TCS जब से एग्जाम लेने लगा है ना SSC का, इसमें भी स्टैटिक जीके और करंट बहुत बढ़ गया है। इसीलिए आपको मैं जरूर सजेस्ट करूंगी, 1 ईयर की वैलिडिटी है, आप बहुत आराम से कवर करके उसको रिवाइज भी कर लोगे। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, आगे कुआं पीछे खाई। राइट? शादी के बाद आपकी हालत क्या होती है? अगर बीबी को बहुत प्यार करोगे तो जोरू का गुलाम, अगर मां की सुनोगे तो मां के पल्लू से बंध के रहता है ना? ये तो बिल्कुल मां का लाडला है और बीबी का तो ध्यान ही नहीं रखता, है ना? करो, इधर करो तो मरो, इधर जाओ तो मरो, दोनों तरफ से बात सुनो। या शादी के बाद तो मेरी लाइफ क्या बन गई है, क्या बोलोगे आप? माई लाइफ इज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी आफ्टर मैरिज, आगे कुआं पीछे खाई। सुनो वाइफ की तो मां कहती है जोरू का गुलाम, नहीं तो बीबी कहती है मां के पल्लू से बंधा रहता है। यानी आफ्टर मैरिज माई लाइफ हैज कम बिटवीन डेविल एंड द डीप ब्लू सी। ठीक है, समझ में आया? बोलो। कई बार कहते हैं मैम ये बहुत बड़ा आदमी है वो, मैं कहती हूँ क्या कोई तोप है क्या? हम लोग यही लैंग्वेज यूज करते हैं ना, कोई तोप है क्या? बेटा तोप का मतलब बिग गन, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल पर्सन है ना? इतना इन्फ्लुएंशियल पर्सन है कि अगर इसको हम लोग बेल दे दे तो ये पूरा का पूरा केस को ये मैनिपुलेट कर सकता है। इसीलिए देखो सुशील कुमार को बेल नहीं मिलेगा जल्दी, क्यों? बिकॉज ही इज अ बिग गन यार, ही इज अ बिग गन, बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है वो। उसकी तूती बोलती थी तभी तो इतना कुछ करने की हिम्मत हो गई, है ना? क्या है? ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, क्या कहोगे? ही इज अ बिग गन, सो ही शुड नॉट बी गिवन बेल। यही रीजन देते हैं कोर्ट में, यही रीजन दिया होगा पुलिस ने कि इन्फ्लुएंशियल कर सकती है, ये इन्फ्लुएंस कर सकता है केस को। बात क्या है ना बेटा, आप सब में देखोगे चिदम्बरम को 3 महीना अंदर रखना पड़ा था। क्यों? उनका कहना था कि इनको बेल दे दोगे ना तो ये पूरे केस को मैनिपुलेट कर लेगा। इससे बिग गन का मतलब क्या हुआ? इन्फ्लुएंशियल पर्सन। बर्ड ऑफ पैसेज, बेटा याद रखना, बर्ड ऑफ पैसेज का मीनिंग क्या है ये समझो। जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं ना, उनके लिए जानते हो बहुत अच्छे से तालाब उला बना दिया जाता है कि जब उड़ के वो गर्म देश में जा रहे होते हैं तो बीच में कहीं रुकते हैं, तो कहीं अच्छा तालाब उलाब देखते हैं तो वो उतर के वहाँ पे खाना पीना खाते हैं, थोड़ा देर रेस्ट करते हैं और फिर जाते हैं। तो बहुत जगह पे ऐसे बहुत सुंदर सुंदर तालाब बनाए गए हैं ताकि जब वो आते हैं ना तो वहाँ पर टूरिज्म भी बढ़ता है, वहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं, उनके फोटो लेते हैं, है ना? और वहाँ पे फिर पिकनिक स्पॉट बन जाता है, टूरिस्ट स्पॉट बनता है। तो बर्ड ऑफ पैसेज लोग पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि वो थोड़ी देर ठहरता है और उसके बाद उड़ के चला जाता है, थोड़ी देर ही ठहरेगा, है ना? ऐसे ही अगर व्यक्ति कहीं पर थोड़ी देर के लिए रुकता है तो वो बर्ड ऑफ पैसेज होता है। इसका मतलब अगर आप कहोगे कि अच्छा जरा मुझे बताना ये रास्ता कहाँ जाएगा, तो क्या कहेगा वो? आई एम ए बर्ड ऑफ पैसेज हियर, भाई मैं खुद ही यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए हूँ या थोड़ा दिन रुका हुआ हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ का रूट क्या है, यहाँ के रास्ते मुझे नहीं पता, आई डोंट नो द रूट्स,
आई एम अ बर्ड ऑफ पैसेज हियर, आई डोंट नो द रूट्स, आई एम अ बर्ड ऑफ पैसेज हियर। समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट आओ, बर्ड्स आई व्यू। बेटा आपका ये जो मैप देखते हो अपने गूगल में गूगल मैप, वो क्या है? वो बेटा ऊपर से ड्रोन से और सैटेलाइट से वो सारे रास्ते नाप लिया, आपके देश का हर चीज। कहीं जाना रहता, देखते हो कितने आराम से पहुंच जाते हो। कैसे पहुंच जाते हो? क्योंकि वो ऊपर से पूरा लिया हुआ है आपका रास्ता का, है ना? वैसे ही बर्ड, कई बार मैं क्लास में पढ़ाते रहती हूँ, नीचे बच्चे जो बैठे रहते हैं सरसरी तौर पे इनकी कॉपी देखती हूँ, एक बर्ड आई व्यू से मतलब सरसरी तौर पे ऊपर से जो नजर डालते हैं ना, चाहे वो सैटेलाइट से डाल रहे हैं या ड्रोन से डाल रहे हैं, वो क्या है? बर्ड आई व्यू। बेटा सब्सक्राइब कर लो। मैंने क्या कहा? आज मुझे 1 मिलियन करके निकलना है। क्यों जानते हो? क्योंकि ये केडी लाइव वालों को बताना है कि बेटा मेरे कारण हुआ है 1 मिलियन। समझो यार, थोड़ा सा अपनी भी कहना, अपन का भी इज्जत बन जाएगा। समझ में आया? यस सुजॉन, वेरी गुड। दीपक, वेरी गुड, बहुत सही। बर्ड ऑफ पैसेज का शॉर्ट स्टे की बात करोगे तो यहां तो व्यक्ति की बात हो रही है ना, ठीक है? क्लियर? और जानते हो बर्ड आई व्यू का मतलब होता है सरसरी तौर पे, एकदम तीखी नजर से देखोगे तो ईगल आई होता है ना? एकदम शार्प नजर से तो कहोगे ईगल आई। बर्ड्स ऑफ अ फेदर, उसका पूरा कहावत है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। जब ऑफलाइन बैचेस चलता है ना बेटा, शुरू में बच्चे आते हैं सब, जहां जिसको जगह मिल रहा है सब अपना बैठ रहे हैं। 1 महीने के बाद जितने रोमांटिक लड़के होते हैं जिनको लड़कियों पे लाइन मारना रहता है, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में 3 रो लड़कियों के लिए रिजर्व्ड है, वो सारे चौथे रो में बैठने के लिए जल्दी पहुंचते हैं, जल्दी आते हैं ताकि 4th रो उनका बुक हो जाए। मैं बता रही हूं बर्ड्स ऑफ ए फेदर क्यों बता रही हूं। चौथा रो उनके लिए बुक हो जाता है और वो किसी को बैठने नहीं देते, है ना? वो एक आएगा तो 3 का वो रखेगा, क्योंकि वो सारे तो ही लड़कीबाज लड़के जो होंगे चौथा। अच्छा, जिनको पढ़ना लिखना नहीं रहता है, जिनको आपस में गप वप करना रहता है, वो उधर कोने में या इधर कोने का वो अपना झुंड बना लेते हैं। और जितने पढ़ने वाले लड़के होते हैं उनको मैं देखती हूं अपने आप उनका एक ग्रुप बनना शुरू हो जाता है। तो साफ दिखता है बर्ड ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। चोर चोर मौसेरे भाई, जो जैसा व्यक्ति है वैसा ही वो ग्रुप खोजता है। एक कहावत है ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, यानी आपके दोस्त जैसे होंगे, आपके संगी साथी कैसे होंगे, उससे ही पता चलता है कि आप कैसे, ठीक है ना? हाँ, मैं बता रही हूँ 4th रो में। और उसका कभी कभी क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं कहती बेटा तुम लोग क्या नौटंकी कर रहे हो, कि मुझे पता नहीं तुम लोग वहां क्यों बैठे हो, हाँ किसके लिए इतने क्वेश्चंस किए जा रहे हो। मैं समझती हूँ लड़कों की फितरत यार। चलो, बाइट द डस्ट, बेटा हिंदी में कहते हैं ना धूल चटाना, बाइट द डस्ट मतलब धूल चाटना हो गया। बाइट का मतलब काटना होता है, लेकिन मैंने क्या कहा, धूल चाटना मतलब हार जाना, है ना? इसीलिए जैसे क्या हुआ था इन कारगिल वॉर, पाकिस्तान हैड टू बाइट द डस्ट, पाकिस्तान हैड टू बाइट द डस्ट इन कारगिल वॉर, है ना? क्लियर? देखो बेटा, स्पोकन इंग्लिश का बैच के बारे में मैंने बता दिया है, इसके बहुत सारे मेरे प्लेलिस्ट में डेमो पड़ा है, उसको चाहो तो आप देख सकते हो। चलिए, हम पेज नंबर 16 तक कर चुके हैं, 43 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और होपफुली अब आपको जब ऐसे में ला के दे रही हूं मैं, तो मुझे लगता है आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। इस चैप्टर में हमारे करीबन 350 हमारे पास ये वोकैबुलरी है इसमें, ईडियम से। और बेटा सारे ईडियम्स को मैं इस तरह से पढ़ाऊंगी कि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए, ठीक है? क्योंकि मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल्स क्यों देती हूँ, ताकि आप हंसो, मज़े से पढ़ो। क्योंकि पढ़ाई को बेटा कोई भी काम हो, अगर उसको इंटरेस्टिंग बना दो ना, तो आपको समय कैसे कटेगा पता नहीं चलेगा, 1 घंटा कैसे कट गया आपको पता चला नहीं ना। तो सब चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाओ। कहते हैं लाइफ में बेटा बहुत बोरियत है, सबको बोरियत है। क्या प्रधानमंत्री को अपने काम से बोरियत नहीं होती?
क्या एक आईएएस ऑफिसर को अपने काम से बोरियत नहीं होता? कई बार आप सोचते हो अरे मैं तो अगर इंस्पेक्टर बन जाऊंगा ना तो लाइफ एकदम मस्त हो जाएगी, फिर एकदम एक शादी करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा, लाइफ में बिल्कुल मस्ती। ना बेटा, आपके जो सीनियर होंगे ना रोज आपसे सेम काम करवाएंगे, सेम काम करते रहोगे और फिर रियली में बोरियत होगी लाइफ से। सो बेटा, बोरियत हर चीज में है। कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है पढ़ाई को ताकि वो दिमाग में भी फिट हो। लाइफ एकदम लाइव एग्जाम्पल जो लाइफ से लिया जाए वो मैं कोशिश करती हूँ आपको देने का। और हमेशा याद रखना, एकदम हमेशा मोटिवेटेड रहो लाइफ में। अगर जैसे कहते हैं ना जो आपके अनलाइक पोल्स है वो अट्रैक्ट करता है अगर मैग्नेट की बात करोगे तो, लेकिन लाइफ में उल्टा होता है। लाइफ में है आप जिस तरह के व्यक्ति हो वैसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे। लाइफ में आप जैसे बनोगे ना आप वैसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे। इसीलिए कभी भी हमेशा एक ही चीज़ कोशिश करो, कभी भी आप नेगेटिव मत सोचो। नेगेटिव सोचोगे आपके साथ कुछ ना कुछ गलत होता रहेगा। हमेशा पॉजिटिव सोचो। इसे देखोगे बहुत ये सब चीज़ें हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। जब तक इंसान के शरीर से जान नहीं निकल जाता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ तब भी कहते हैं कुछ चमत्कार हो जाएगा, है ना, वो बच जाएंगे, कुछ नहीं होगा उनको। ये सब क्या है? ये सब बेटा प्रेयर्स के साथ, ये सब एक पॉजिटिव जो आपके फीलिंग्स होते हैं ना, ठीक है सब कुछ भगवान के हाथ में है, लेकिन पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ करोगे तो होगा। इसलिए सबसे पहले आज ये प्रण करो कि मेरा होगा और मेरा एग्ज़ाम में मैं सक्सेसफुल रहूँगा और मैं रहूँगा, है ना। इसीलिए ध्यान रखना, मिल्खा सिंह सिर्फ 1 सेकंड के लिए पीछे मुड़ के देखा था और हार गया था ना ओलंपिक में, है ना। वही 1 सेकंड के लिए पीछे, 1 सेकंड भी नहीं यार, है ना, 1 सेकंड तो बहुत ज़्यादा होता है ना। एक झटके में उसको, क्योंकि बचपन की जो उसके प्रॉब्लम्स थे उसके कारण उसने पीछे मुड़ के देखा और हार गया। कभी भी इतना सा भी अगर आपका कंसंट्रेशन भटकता है तो हार जाओगे। इसलिए जीतने के लिए कंसंट्रेशन बिल्कुल बनाए रखो। तभी मैं मजाक करती हूँ आप लोग के साथ लड़की उड़की को लेकर, बेटा वो सब चीज़ें ऐसी है ना, मैंने क्या कहा, बाद में बुढ़ापे में अब अपनी ओल्ड फ्लेम को याद करके बस मुस्कुराहट निकलेगी आपके मुंह से, है ना। आपको अफसोस नहीं होगा, ऐसी लाइफ बनाओ, है ना। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा किसी लड़की के साथ तो वो पेन देगा। अभी वो पेन लेने का समय नहीं है। अभी सिर्फ एक पेन लेना है, किसी भी तरीके से मुझे पहले अपने लाइफ को सेटल करना है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के आंखों में खुशी के आंसू तभी आएंगे जब मैं उनको अपना रिजल्ट दिखाऊंगा कि आज आपका बेटा इंस्पेक्टर बन गया, आज आपका बेटा सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में बन गया। इसका मतलब है आप इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर सोचो, अपने आप को उस पोजीशन में रख के सोचो। और मैं बता रही हूँ पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीज़ आएगा। केडी कैंपस जब मैंने खोला था बहुत लोगों ने कहा मैडम कैसे होगा, आपने इतना बना दिया, आपने इतना बड़ा कंपनी बना दिया, उससे आप क्या लड़ लोगे। मैंने कहा था 3 साल रुको, मुझे पता है मैंने बनाया है, बहुत बड़ा कंपनी बना दिया है, उसको उतरने में 3 साल लगेगा, मुझे सिर्फ 3 साल दो, 3 साल में मैं बता दूंगी आपको कि मैं कहाँ हूं। क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं यार कि मैं हारूंगी, कैसे सोच लूंगी कि मैं हारूंगी, नहीं हारी मैं, क्योंकि मैंने कल भी एक ही चीज कहा है, शायद कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कहा है कि उसे कोई नहीं उड़ा सकता जिसे तूफानों ने पाला है। इसीलिए अगर आपने स्ट्रगल किया है लाइफ में तो आपकी जमीन इतने ज्यादा सख्त तरीके से जमीन पे है ना, इतने फिक्स्ड, इतने फर्म है जमीन पे, आपको कोई नहीं डिगा सकता, कोई नहीं हरा सकता। बी कॉन्फिडेंट और लग जाओ। आपके साथ मैं हूं। मैं हर दूसरे दिन यानी ऑल्टरनेट डे मैं आपको वॉल्यूम 1 खत्म करा रही हूं और स्पोकन हो, सब तरह का जितना भी चीज हो सकता है बेटा इंग्लिश को लेके मैं करने की कोशिश कर रही हूं। ठीक है, चलो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।
हेलो एवरीवन। चलो बच्चों आ जाओ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में अराउंड 43 इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत आसान तरीके से किया था ना। आज वैसे ही आगे चलेंगे। हमेशा याद रखना बेटा, एंजॉय करो पढ़ाई को और बिल्कुल खुश होके पढ़ो। वो चीज कभी नहीं भूलोगे। जो भी चीज बोझ की तरह लोगे ना, वो चीज याद रखना, वो चीज एकदम टाइम पे भूल जाओगे। तो इसीलिए आज हम लोग आगे उसके बढ़ेंगे और पूरे क्लास को एंजॉय करेंगे। बेटा ये तो मेरा बैच के बारे में पता होगा ही। केडी लाइव वाले बिल्कुल मेरा सारा पोस्टर ऐसे लगा के छोड़ते हैं कि मैम का क्लास है, उनका पोस्टर लगा दो। चलो ये 17 मई का नया बैच है और हम लोग आ रहे हैं 43 से। ठीक है, सुनो ध्यान से। बेटा आप अपने परिवार में क्या चाहते हो? चाहते हो कि मैं ऐसा नाम रोशन करूं ना, ऐसा नाम रोशन करूं कि लोग मेरा नाम लेके कहे कि पता है वो उस परिवार का बेटा है, वो उस स्कूल का प्रोडक्ट है। लोग पता करें कि मैं किस स्कूल से पढ़ा हूं या मैं किस परिवार से हूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है आप लोग कुछ गलत काम कर बैठते हो, है ना। ये सब मैं हमेशा समझाती हूँ बेटा, कभी भी कुछ गलत काम मत करो। मैं कितनी लड़कियों को कहती हूँ आपको पता है, कोई एक लड़की भागती है ना, वो करीबन अपने पीछे उस पूरे गांव का, उस अपने पूरे के पूरे फैमिली के कम से कम 10 लड़कियों का पढ़ाई लिखाई बंद करवा देती है। क्यों? बिकॉज शी टर्न्स टू बी अ ब्लैक शीप ऑफ अ फैमिली। वो अपने परिवार से अगर भाग गई किसी लड़के के साथ तो क्या होगा, वो एक ऐसा शर्मिंदगी का कारण बनेगी अपने परिवार के लिए। अ पर्सन हु इज रिगार्डेड एज डिसग्रेस, डिसग्रेस का मतलब अपमान, फॉर हिज फैमिली या हर फैमिली एंड टीम। मैंने क्या कहा अगर कोई एक लड़की भाग गई किसी लड़की के साथ, शी बिकम्स अ ब्लैक शीप, शी टर्न्स टू बी अ ब्लैक शीप फॉर द फैमिली, यानी अपमान का कारण बन जाती है अपने पूरे फैमिली के साथ। समझ में आया? इसलिए कभी कोई गलत काम मत करना, अदरवाइज यू विल बी द ब्लैक शीप ऑफ योर फैमिली, जो आप कभी नहीं चाहोगे ऐसा हो, है ना। नेक्स्ट आओ, ब्लाइंड एले। व्हाट इज एले? बेटा कई बार देखे हो आप किसी गली में जब चले जाते हो, आगे पता चलता है अरे रास्ता बंद है, फिर वापस क्या करते हो? वापस मुड़ के आते हो। इसका मतलब ऐसा रास्ता जो एक तरफ से बंद हो। इस बार जब कोविड-19 आया, हुआ क्या? अभी आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच में जो झगड़ा चल रहा है बेटा, वो तो सही चल रहा है। डॉक्टर ट्रायल एंड एरर किए, पहले रेमडेसिविर में घुस गए, फिर हुआ कि कुछ नहीं हुआ, वापस। उसके बाद हुआ प्लाज्मा थेरेपी, वो भी एक रास्ता था, उसमें घुस गए, हुआ कि कई लोग तो ऐसे ही मर जा रहे हैं, वापस। इसका मतलब है कोई भी जो मेथड अपना रहा है डॉक्टर, वो एक ब्लाइंड एले साबित हो रहा है। ब्लाइंड एले का मतलब अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं है। हमारे कितने टॉक्स हुए पाकिस्तान से, देखा ना, लेकिन उसके बाद हर टॉक के बाद क्या लगता है कि हम लोग एक डेड एंड पे पहुंच गए, है ना। ब्लाइंड एले पे पहुंच गए हैं जिसके आगे कोई रास्ता ही नहीं है, फिर वापस आओ। सो ब्लाइंड एले इज अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस इज पॉसिबल, जहां आगे संभव ही नहीं हो जाना। इसीलिए अभी भी जो ट्रायल एंड एरर मेथड चल रहा है वो क्या है, वो एक ब्लाइंड एले में पहुंचा दे रहा है। उसके बाद डॉक्टर कह रहा है यार ये मेथड भी तो कामयाब हो नहीं रहा है, चलो वापस, फिर से वहीं से शुरू हो रहा है ट्रायल उनका, जहां से वो शुरू हो रहा था, जहां वो पहुंच चुके थे। ब्लाइंड डेट। बेटा मैंने क्या कहा भी, मैंने कहा कि आप लड़कियों को खासकर कहा, क्यों? क्योंकि बेटा कई बार ऐसा होता है कि लड़कों को समाज माफ कर देता है ना, कहता है चलो बहू ले आए, क्या कर सकते हैं, लड़की सुंदर ही है, अच्छी है, सुशील है, रख लो बहू के रूप में, है ना। लेकिन बेटा जब कोई परिवार अपनी बेटी को बाहर पढ़ने भेजता है तो वो सोचता है अरे मेरी बेटी क्या बन के आएगी, है ना। वो इमेजिन करने लगते हैं फादर अपनी बेटी को एक्साइज इंस्पेक्टर के वर्दी में या आईएएस के वर्दी में, और अगर आपने कुछ गलत कदम उठा लिया देन यू टर्न टू बी अ ब्लैक शीप ऑफ योर फैमिली। बेटा एक और चीज में हमेशा आपको मना करूंगी, हमेशा, शायद आप लोग नहीं देखते हो ना, मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन चैनल्स देखती हूँ। जानते हो एक है आईडी चैनल है,
इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव चैनल है, उसमें बहुत बार दिखाया है कोई भी लड़की ब्लाइंड डेट पे गई और फंस गई बहुत बुरी तरह से, है ना। ब्लाइंड डेट का मतलब समझते हो, किसी भी अनजान लड़के के साथ जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं हो उसके साथ डेट पे चले जाना। ब्लाइंड डेट का मतलब होता है कि आप अभी उसको पूरी तरह से पहचानते नहीं हो। इसका मतलब ये जितने सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया का जब से शुरुआत हुआ है बेटा, तब से ये ब्लाइंड डेट का कॉन्सेप्ट आया है। मतलब आप बिल्कुल अंधों की तरह डेट में जा रहे हो उसके साथ जिसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, फंसोगे प्रॉब्लम में, राइट। सो नेवर गो ऑन एनी ब्लाइंड डेट, राइट, फाइन। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। अगर मैं कहूं बेटा मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाती हूं, इतना बढ़िया पढ़ाती हूं, सब कुछ क्लास में याद दिला देती हूं, याद करा देती हूं और एक एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगी, बेटा ये मुझे बोलना तो चाहिए ना, नहीं तो हमारा कोर्स कैसे बिकेगा। कहोगे मैडम बिजनेस कर रही हो, बेटा बिजनेस तो सारे लोग कर रहे हैं, है ना। सुनो ये चीज अगर मैं पढ़ा रही हूं आपको समझ में आएगा तो ठीक है, आप हमारे कोर्सेज बाय करोगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं यार मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूं, मैं इतना अच्छा समझाऊंगी ना, सब कुछ क्लास में याद करा दूंगी और मैं कॉन्सेप्ट में बहुत बढ़िया, कहोगे मैडम प्लीज स्टॉप ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। क्या कहोगे, मैम प्लीज स्टॉप ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। मैम प्लीज अपने मुंह मियां मिट्ठू तो मत बनो। समझ में आया? क्या बोलोगे, मैम प्लीज स्टॉप ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। इसका मतलब मैम प्लीज अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनो। समझ में आया? हाँ देखो, टू प्रेस वन सेल्फ, अपने मुंह मियां मिट्ठू। ब्लू ब्लड बेटा सुनो ध्यान से, कई लोग जब अंग्रेजों को देखते थे, हम लोग क्या थे यार, दीनहीन गरीब दो कौड़ी के लोग, है ना। हम लोग जब अंग्रेजों को देखते थे तो वाओ ये है शाही लोग जो हमारे पर राज कर रहे हैं। हम जैसे दो चार लोग मर भी जाते थे रोज, कोई फर्क नहीं पड़ता था, है ना। तो अंग्रेजों को जब देखते थे लगता था यार क्या शाही लोग हैं, एकदम गोरे गोरे, है ना। अब जब गोरे रहते हैं ना तो उनके नसें जो होती है ना वो दिखते हैं। और अगर आप गोरे हो या ऐसे भी दिख जाएगा आपको, जो आपको नसें दिखेगी ना वो ब्लू ब्लू दिखेगी, और जो ज्यादा गोरा होता है उसके ज्यादा ब्लू ब्लू नसें दिखते हैं, है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब आपके ब्लू नसें दिखती थी और जो हम लोग अनपढ़ लोग थे, हम लोग महसूस करते थे कि यार शाही लोग देखो ना, इसका तो खून भी नीला है। हम जैसे दो कौड़ी के लोग, हमारा खून क्या होता है, लाल होता है। तो हम लोग फील करते थे द ब्रिटिश आर ब्लू ब्लड, दे रूल अस, द ब्रिटिश आर ब्लू ब्लड, क्योंकि ये शाही लोग हैं यार, हम दो कौड़ी के लोग हैं, हमारे खून नीले नहीं, हमारे खून लाल है, वो तो बहुत शाही लोग हैं। सो ब्लू ब्लड का मतलब होता था बेटा रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट का, है ना। ऑफ रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट का मतलब होता है कि शाही या एरिस्टोक्रेट। बेटा याद रखना, एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है कुलीन, ठीक है। कुलीन वर्ग जो होते हैं ना एरिस्टोक्रेट कहलाते हैं, इसलिए याद रखना एरिस्टोक्रेट इज कुलीन, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो बेटा, वरना ये जो केडी लाइव वाले हैं ना वो मुझे पीटेंगे। तुम लोग सबसे पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि उन लोग ये देखते हैं कि नीतू मैम के क्लास में कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, और उसके बाद पता है दूसरे टीचर्स के साथ मेरा कंपैरिजन होता है और फिर मेरी इज्जत उतरती है कि आपने तो बोला ही नहीं तो कहां से होगा। चलो, ब्लू बुक ब्लू बुक क्या होता है बेटा, शायद आपको पता ही होगा, जो पहले एक रिपोर्ट जब बनती थी ना, जो सरकारी रिपोर्ट होती थी, है ना, उसका एक वेलवेट टाइप का कवर होता था जो ब्लू कवर का होता था। अब तो खैर वो नहीं होता, लेकिन वेलवेट कवर होता था पहले जो सरकारी रिपोर्ट बनती थी, तो इसीलिए वो ब्लू बुक कहलाता था। सरकारी रिपोर्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट होती थी, ठीक है। जो गवर्नमेंट रिपोर्ट होती थी उसमें एक वेलवेट कवर होता था, ब्लू कवर होता था वेलवेट का, और वो उससे अंदर सरकारी रिपोर्ट होती थी। बेटा ये सब चीजें उस जमाने में बनी है ना। जैसे लाल फीता शाही जो कहते हैं, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म क्यों रेड टेपिज्म कहलाया, क्योंकि जो गवर्नमेंट फाइल्स होते थे ना वो बेटा वो कवर उसके होते थे, ब्राउन ब्राउन कवर होते थे और उसमें लाल फीता से बांधा जाता था।
तो ढेरों जब फाइल जमा हो जाती थी तो वो लाल लाल फीता दिखता था सिर्फ, है ना। तो कहते थे रेड टेपिज्म है, लाल फीता शाही है, गवर्नमेंट का रिपोर्ट देखो ना पड़ा हुआ है। मतलब इतने ज्यादा गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज है कि काम आगे बढ़ ही नहीं रहा है, लाल फीता शाही चल रहा है। तो इसीलिए कई बार बेटा उसका जो लुक होता है ना उस पर भी इडियम्स बने हुए हैं। ठीक है, 48 तक समझ में आया? बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो जल्दी फटाफट क्लास को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। बेटा ये क्लास नोट्स आपके वॉल्यूम 1 से बिल्कुल अलग है ना। वॉल्यूम 1 जो मैं पढ़ा रही हूं, अगर उसको और डिटेल में देखोगे तो आप क्लास नोट्स में पहुंचोगे। ठीक है? चलो, बॉडी एंड सोल। बॉडी का मतलब तन से, सोल का मतलब मन से। सोल मतलब आत्मा होता है ना। आपको क्या कहते हैं पेरेंट्स? प्लीज गो एंड स्टडी बॉडी एंड सोल। बिल्कुल तन मन से मेहनत करो, वर्क हार्ड, है ना। डू योर वर्क बॉडी एंड सोल। बेटा बॉडी एंड सोल एडवर्ब के रूप में आता है, इसका मतलब होता है तन मन से। यानी जो काम आप तन मन से करते हो आप जरूर सक्सेसफुल होगे। सेंटेंस कैसे बनेगा? यू विल सक्सीड इफ यू वर्क बॉडी एंड सोल। यू विल सक्सीड इफ यू वर्क बॉडी एंड सोल। समझ में आया? नेक्स्ट आओ, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बेटा बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब मैं समझाती हूं आपको, सुनो ध्यान से। बेटा क्लास हमेशा 9 बजे होता है और इसकी कोई फी नहीं है। अगर आप मेरे पेड बैचेस लोगे तो उसमें मैं क्लास नोट्स और डिफरेंट वोकैब कराऊंगी। और कहीं और बेटा अगर आप पढ़ रहे हो तो प्लीज छोड़ो, कहीं और पढ़ने का आइडिया छोड़ो, मेरा वॉल्यूम 1 उससे ज्यादा पढ़ा देगा आपको। ठीक है, क्लियर? चलो, मेरा फीस 3499 है, 3500 है मेरा फीस। और चलो अब सुनो ध्यान से, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। बेटा ब्लू समझते हो, आसमान का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। बोल्ट का मतलब, जैसे बोल्ट मतलब हुआ गोली, छोटा सा। थंडर बोल्ट समझते हो, जो ऊपर से बिजली गिरती है ना, वो थंडर बोल्ट होता है ना। तो बोल्ट समझ रहे हो ना, यानी कि गोली, उस तरह से कोई चीज अचानक गिरना। अब मान लो किसी व्यक्ति को, अगर आप देखोगे अपने फ्रेंड्स को, अभी देख रहे हो कितने डेथ हुए हैं, है ना। सारे फैमिली में देख रहे हो एकदम त्राही त्राही, कई फैमिली में मचा हुआ, कई फैमिली में बीमार लोग होके ठीक हो गए। कहोगे भाई बहुत शुक्रगुजार है भगवान का कि ठीक हो गए, है ना। अगर मैं किसी की बात करूं कि भाई उसका फादर का डेथ हो गया, एंड ही सच अ स्मॉल चाइल्ड, है ना, हिज फादर डाइड ड्यू टू कोविड। इट वॉज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू फॉर द होल फैमिली। समझ रहे हो? किसी का फादर का अगर डेथ हो जाए तो कहते हैं ना सर पर पहाड़ टूट पड़ा। तो इट वॉज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू फॉर द होल फैमिली। इसका मतलब कि सर पर पहाड़ टूट पड़ना, यानी सिर पर ब्लू मतलब क्या हुआ? आसमान। वहां से गोली गिरा कहां? जैसे लग रहा है सिर पर पहाड़ टूट पड़ा हो। हिंदी में कहते हैं सिर पर पहाड़ टूट पड़ना, आकस्मिक विपत्ति, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। जैसे किसी भी फैमिली में अगर फादर का डेथ हो जाए, किसी फादर के लिए उसका सन का डेथ हो जाए, लगेगा जैसे कि बिल्कुल पहाड़ टूट पड़ा हो। इट वॉज बोल्ड फ्रॉम द ब्लू फॉर द होल फैमिली। समझ में आ रहा है? बोलो कोई प्रॉब्लम? ट्रबल, कैलेमिटी। बेटा कैलेमिटी मतलब आपदा होता है। क्लास नोट्स कहां मिलेगा? kdpublication.com से, kdpublication.com। बेटा 2020 का वॉल्यूम 1 आ चुका है। मैंने देखा नहीं था क्योंकि मैंने उसका करेक्शन नहीं किया था, उसमें शायद 1-2 आंसर्स का करेक्शन था, अदरवाइज मैंने देखा नहीं था। अब जब आएगा ना 2021 का, उसमें बहुत कुछ अच्छे से रहेगा आपका। जितना क्लास में मैंने करेक्शन करा रही हूँ ना, सारे करेक्शन उसमें रहेंगे। ठीक है? क्लास नोट्स बेटा 512 या 13 पेज का है। चलो आजा, सुनो ध्यान से। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब, अब देखो ध्यान से, जैसे इंडिया और पाकिस्तान, बेटा एक कश्मीर के लिए दोनों लड़े मरे हुए, है ना। वो क्या है? तो बोलोगे मैम कश्मीर हम तो नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान कहता है भाई कश्मीर हम कैसे छोड़ दें, वहां तो अधिकतर मुसलमान है। जब आपने धर्म के आधार पर डिवीजन किया था तो कश्मीर आप कैसे रख लिए? कश्मीर के जो शासक थे वो कौन थे? राजा हरि सिंह। उसने कहा भाई हम इंडिया से मिलेंगे, अदरवाइज तो वहां से तो घुसे जा रहे हैं सब, और हमको तो खदेड़ के किस दिन भी निकाल देंगे, है ना। तो दोनों अपना अपना क्लेम कर रहे हैं। वो बन गया क्या? गले का कांटा। ना निगल पा रहे हो ना उगल पा रहे हो, दोनों के लिए वही हालत है। इट इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। अब सुनो, बोन ऑफ कंटेंशन कहां से पड़ा? कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा, फसाद, लड़ाई,
है ना। अब एक हड्डी हो, एक हड्डी दो कुत्तों के बीच में डाल दो तो दोनों आपस में लड़ना भिड़ना शुरू कर देंगे। अब जैसे मेरे दोनों कुत्ते हैं, उन लोगों ने अपना डिसाइड कर लिया है कि भाई हम बॉस है और तुम मेरे चेले हो, है ना। जो मेरा काला वाला जर्मन शेपर्ड है वो बॉस है और जो मेरा गोल्डन रिट्रीवर है उसका चेला है, मतलब नहीं लड़ता उससे। तो यहां पर अगर कुछ मैं ऐसा मैंने दे दिया चिल्लों को बहुत पसंद है, तो जो काला वाला हमारा है जर्मन शेपर्ड वो गुर्राता है तो वो पीछे हट जाता है दूसरा वाला जर्मन शेपर्ड। तो यहां बोन ऑफ कंटेंशन नहीं होता। लेकिन बोन ऑफ कंटेंशन कब होगा, जब दोनों भिड़ जाए, जैसे सड़क के दो कुत्ते आपस में लड़ जाएंगे, है ना। बोन का मतलब हुआ हड्डी, कंटेंशन मतलब लड़ाई, यानी दो कुत्तों के बीच में एक हड्डी डाल दो तो कैसे लड़ेंगे। वैसे ही कई बार आप लोग के लिए आप कहते हो ये तुम्हारी भाभी है, अगला की भी नजर उसी पर है ना। तो वो लड़की क्या बन गई, दोनों के लिए कश्मीर बन गई। समझ में आया, वो लड़की तुम दोनों के लिए कश्मीर बन गई। बोन ऑफ कंटेंशन, ना तुम छोड़ रहे हो ना वो तुम्हारा फ्रेंड छोड़ रहा है, ठीक है, समझ में आया। लेकिन बेटा अगर बाई चांस वो लड़की तुम्हारे हाथ से निकल गई तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगा, बहुत दुख होगा, रोगे भी 2-4 दिन, है ना। लेकिन दैट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर वो लड़की तुम्हारे फ्रेंड को चुन ले, तुम दोनों उसके पीछे पागल हो, सो दैट गर्ल इज द कश्मीर, है ना। मैंने उसको कंपैरिजन किया से द कश्मीर बोला। जब किसी को एग्जाम्पल के रूप में लेते हो ना तो आर्टिकल द लगा देते हो। अब देखो मैंने क्या कहा, वो लड़की कश्मीर है, बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड। वो कहता है तुम्हारी भाभी है, तुम कहते हो उसकी भाभी है। बाई चांस वो लड़की कहेगी भाई मैं तो उससे प्यार करती हूं, तुमसे प्यार नहीं करती हूं, बहुत रोगे, तो बहुत रोगे, लेकिन दैट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू। मतलब इसका मतलब है कि वो लड़की तुम्हारी लाइफ से चली गई ना, वो डिस्गाइज का मतलब छिपा हुआ, छिपा हुआ का मतलब उजागर नहीं है कि तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है, लेकिन ब्लेसिंग है क्यों, क्योंकि जब चली जाएगी बेटा तो 4 दिन रोगे, 5वां दिन किताब खोल के पढ़ाई शुरू कर दोगे। और उसके बाद अगर इंस्पेक्टर बन गए तो वैसी लड़की और वैसे लड़कियों के बाप, लड़की अलोंग विद बाप मैंने क्या कहा, लड़की अलोंग विद हर फादर, उसकी लाइन लग जाएगी। सो देन यू विल रियलाइज दैट separation from her was a blessing in disguise for you. And the problem, यानी the Kashmir, यानी that girl remains with your bosom friend. मतलब आपका जो जिगरी दोस्त है उसके लिए वो कश्मीर बन जाएगी। अगेन फसाद की जड़ किसी और के साथ, है ना, तुम निकल लिए। सो व्हाट इज बॉसम फ्रेंड, जिगरी दोस्त, यानी योर बॉसम फ्रेंड गॉट योर गर्लफ्रेंड, बट दैट वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू. That girl remained a bone of contention for you and your friend. And when she said, I don't love you, when she said, जब उसने क्या कहा, I don't love you, it was a bolt from the blue for you because you loved her body and soul. देखो तो जरा, समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो मैं समझाती हूं क्या, सुनो। मैंने कहा You loved her body and soul. दिलो जान से तुम उससे प्यार करते थे। when you loved her, your friend said, मैं भी उससे प्यार करता हूं। जब तुम उससे प्यार करते थे, उस लड़के ने कहा, आपके फ्रेंड ने कहा, your bosom friend told you that he also loved her. Then she became a bone of contention. वो फसाद की जड़ बन गई तुम दोनों के बीच में। और वो लड़की ने जब कहा आई डोंट लव यू, दैट वॉज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू फॉर यू। आसमान यानी कहते हैं ना पहाड़ टूट पड़ा आप पर जब उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं, बट दैट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू, है ना। दैट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू का मतलब यानी छिपा हुआ वरदान था, क्योंकि बाद में आपने अपनी पढ़ाई में मन लगाया। बोलो समझ में आया। ब्रेक द आइस का मतलब जब आप किसी लड़की से मिलते हो, शांत रहते हो, आप भी चुप वो भी चुप, आंखों ही आंखों में इशारा होता रहता है ना। फिर कोई आपका एक दोस्त कहता है मीट सो एंड सो, लो मेरा ये दोस्त है, मेरा क्लासमेट है और ये मेरी दूर की रिश्तेदार है ना। तो आप दोनों कहते हो हेलो हाय, है ना। उस समय आपके चेहरे का रंग देखना, क्या एकदम लाल हुए रहते हो। सो विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड यू ब्रेक द आइज, मतलब चुप्पी तोड़ना। पूरा वही समझाया मैंने।
सो ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है भाई? बर्फ तोड़ना नहीं, चुप्पी तोड़ना। यानी जब आपको किसी ने इंट्रोड्यूस कराया, आपने कहा हेलो, उसने कहा हाय, तो इस हेलो और हाई से क्या हुआ? बोथ ऑफ यू ब्रोक द आइस। देखो ब्रेक का सेकेंड फॉर्म बेटा, आपको जो वर्ब होते हैं ना उसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जो भी लगाना अकॉर्डिंग टू टेंस लगता है, ध्यान रखना। क्लियर? बोलो समझ में आया? बेटा टेलीग्राम पे क्लास नहीं मिलेगा, केडी लाइव ऐप पे क्लास मिलेगा यार। ये है, ये पढ़ना है, इसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है केडी लाइव ऐप में, सॉरी टेलीग्राम यूट्यूब में। टेलीग्राम में ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। आप हाँ टेलीग्राम के एक चैनल है हमारा केडी लाइव, उसको आप ज्वाइन कर लो। वहां पे सारे इंफॉर्मेशन आते हैं हमारे कौन कौन से क्लासेस चल रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल में बेटा एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें पूरा कंप्लीट वॉल्यूम 1 सेव्ड है। और मेरा पेड बैच की बात करोगे तो वो केडी लाइव में है। ठीक है बेटा, एक स्टैटिक जीके का बैच में लेके आ रही हूं माया मैम का, बहुत जबरदस्त तरीके से CHSL में उनका सारा क्वेश्चंस लड़ा था। इस बार बहुत बढ़िया बैच है जो CGL से लेकर UPSI से लेकर GD तक सबका स्टैटिक जीके बिल्कुल कंप्लीट कवर्ड होगा। और बहुत नॉमिनल रेट है इसका 499। और इस बैच को मत छोड़ना, क्योंकि इस बैच के लिए मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया और उन्होंने बहुत बढ़िया मटेरियल तैयार किया। सब कुछ कलर्ड PDF में वैसे ही मिलेगा हमारे हर टीचर का। ठीक है, क्योंकि हमने ये बना दिया है कि हम लोग जब आपको पढ़ाते हैं तो क्लास को इंटरेस्टिंग बनाए रखो, बच्चा पढ़ता रहे, बाकी मटेरियल मैम नोट करना, थोड़ा रुक जा नोट करना, कुछ नोट नहीं करना, सब कुछ आपको PDF में मिलेगा। ठीक है, ये 18 जून को शुरू हो रहा है 7 से 8:30। चलिए अब आओ ब्रीथ वंस लास्ट। कल मैं देख रही थी एक डॉक्टर बिल्कुल रो रहा था, एक हॉस्पिटल का डॉक्टर रो रहा था कि मुझे बहुत अफसोस हुआ, मेरा जो पेशेंट था जिसके लिए मैंने उसके 8 साल की बेटी को प्रॉमिस किया था मैं वापस करूंगा, वो पेशेंट मेरे बाहों में दम तोड़ दिया। वो कैसे बोलेगा इंग्लिश में? वो कहेगा माई पेशेंट ब्रीथ हिज ब्रेथ हिज क्या हुआ? ओके ठीक है, हिज लास्ट है ना, ही हैड टू ब्रीथ हिज लास्ट इन माई आर्म्स। इसका मतलब ब्रीथ हिज लास्ट का मतलब क्या हुआ? हिज लास्ट का मतलब होता है कि उसने अपना अंतिम सांस लिया। हिज लास्ट का मतलब अंतिम सांस लेना। बेटा डॉक्टर्स बहुत मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। आप पता है, अगर आप अपने रिश्तेदार को बोल दो ना आज कि मुझे कोविड है, कोई आपके घर नहीं आएगा। ठीक है, कुछ हेल्प कर देगा, पैसा भेज देगा अपने अकाउंट में, हो सकता है उतना हेल्प कर दे, भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोई आपके घर नहीं आएगा सिर्फ इसीलिए क्योंकि कहीं उसको कोविड ना हो जाए। एंड द डॉक्टर्स वर्किंग डे एंड नाइट, बट many of the doctors say that we have seen many patients breathing their last before us. मैंने इतने पेशेंट को देखा है मरते हुए जितने मैंने पूरे अपने लाइफ टाइम में नहीं देखा। पूछा डॉक्टर से कितने साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हो? उनका कहना है पिछले 30 सालों से। सो फॉर द लास्ट 30 years आई डिड नॉट सी एज मेनी पेशेंट्स as breathing their last as I had seen in the last few months. ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट आओ ब्रॉड डे लाइट। इसका मतलब जानते हो क्या है हिंदी में? दिन दहाड़े। ब्रीथ वंस लास्ट का मतलब है आखिरी सांस लेना। समझ में आ गया? मर जाना वही तो हुआ। इसका मतलब अगर हिंदी में हिंदी इडियम्स की बात करूं मैं तो आखिरी सांस लेना। और दिन दहाड़े ब्रॉड डे लाइट, कई बार कहते हैं ना दिन दहाड़े डकैती हुआ है। सो इट वॉज अ ब्रॉड डे लाइट डेकॉइटी। डकैती और डेकॉइटी सुनकर तो सेम लगता है, थोड़ा सा मुंह इधर तो घुमा दो ना, इंग्लिश निकल गया इसीलिए डकैती का इंग्लिश क्या हुआ? डेकॉइटी। ठीक है, सो ब्रॉड डे लाइट जो आप डेकॉइटी देखते हो, बैंक रॉबरी देखते हो, क्या है? दिन दहाड़े सामने से आया, लूट के चला गया, कोई कुछ नहीं कर पाया। इट वॉज अ ब्रॉड डे लाइट बैंक रॉबरी। आया समझ में? नेक्स्ट आओ ब्रोकन रीड। अगर आप कहेंगे कि देखो तुम्हारा फ्रेंड है, बॉसम फ्रेंड है ना, तुमको इतना हेल्प करता है, समझ में आ जाएगा यार मेरी गर्लफ्रेंड चुराया हुआ है बंदा है,
मेरा गर्लफ्रेंड ही चुराया हुआ बंदा, जो भी मैंने आपको कहा था, है ना, ही इज अ ब्रोकन रीड, मतलब विश्वास के लायक नहीं है ये बंदा, विश्वास के लायक नहीं है, तो क्या कहोगे, ही इज नॉट माई बॉसम फ्रेंड एनी मोर, ही इज अ ब्रोकन रीड। अभी बॉसम फ्रेंड का बताया था ना, जिगरी दोस्त, कि वो आपकी गर्लफ्रेंड को चुरा लिया, तो क्या बोलोगे उसको, कहोगे बिल्कुल अविश्वासी व्यक्ति है, अनरिलायबल है, इस पर मैं भरोसा नहीं कर सकता, ही इज अ ब्रोकन रीड। देखे हो आपके जो बंगाल चुनाव हुआ, उसमें कई कई ऐसे लोग जाके ज्वाइन कर लिए बीजेपी, तो टीएमसी के नेता ने क्या कहा, टीएमसी के नेताओं ने, अच्छा हुआ गंदगी साफ हो गया, ये लैंग्वेज था उनका, क्यों, बिकॉज दे फेल्ट दैट दोज लीडर्स हु जॉइन बीजेपी आर ब्रोकन रीड्स, यानी कि वो अनरिलायबल व्यक्ति थे, अच्छा हुआ हमारे पार्टी से निकल गए। आया समझ में? नेक्स्ट आओ, ब्राउन स्टडी। व्हाट हैपेंड, यू आर इन ब्राउन स्टडी, क्या बात है, क्या सोच रहे हो, बहुत विचारों में खोए हुए लग रहे हो, कई बार ऐसा होता है आपको सोच रहे होते हो। देखो बेटा, मैं जानती हूं लड़के जब सोचते हैं सिर्फ दो चीजों के बारे में सोचते हैं, सिर्फ दो चीजों के बारे में। अब यहाँ अधिकतर लड़के हैं, अब वो खुद ही बता देंगे कमेंट में क्या सोचते हैं। चलो एनीवे, जो आप सोचते हो आप बताओ, और मैं आपसे क्या पूछूंगी, जब आप विचार मग्न हो, ऐसे कर रहे हो, सोच रहे हो कुछ, मैं कहूंगी व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, यू आर इन ब्राउन स्टडी, क्या बात है, तुम बहुत विचारों में खोए हुए हो। मैंने कहा दो चीजों के बारे में सोचते हैं, बताओ क्या सोचते हो दो चीजों के बारे में। नो मैम, बेटा तुम किसको सिखा रहे हो नो मैम, हाँ देखो करियर, और दूसरा, दूसरा एक तो करियर बोल दिया, दूसरा करियर का स्पेलिंग तो सही लिखो बेटा, CAREER होता है, एंड गर्लफ्रेंड, ओके देखो मैं जान रही थी, बस नौकरी और छोकरी है, दो के अलावा बेटा तुम लोग सोचते ही नहीं, है ना। मैंने क्यों पूछा पता है, बताओ, मैंने यूट्यूब में पूछ लिया, फेसबुक में पूछ लिया, क्यों पूछा आपको पता है, क्योंकि मैन विल बी मैन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सारे मर्द बस एक ही होते, है ना। कहोगे मैम आप बहुत ज्यादा आप बायस्ड हो मर्दों को लेके, बेटा मैं कोई बायस्ड नहीं हूं, लेकिन मैं जानती हूं लड़के सिर्फ दो ही चीज सोचते हो, नौकरी एंड छोकरी, नथिंग एल्स। उसके तीसरा चीज खाली वो जब सोचते हैं जब भूख लगती है तब, फिर पेट भर गया, फिर नौकरी एंड छोकरी, ठीक है, यही दो चीजें सोचते हो। तो मैंने क्या कहा, मैंने पूछा व्हाट हैपेंड, यू आर इन ब्राउन स्टडी, समझ में आ गया, व्हाट हैपेंड, यू आर इन ब्राउन स्टडी का मतलब होता है तुम एकदम विचार मग्न लग रहे हो। देखो मैं जानती हूं बेटा, इसे देखो, तीसरा चीज कोई नहीं लिखा होगा, तीसरा चीज कोई लिख ही नहीं सकता है ना, बस मैं जानती हूं बेटा, लड़कों को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, बहुत मुश्किल नहीं होता। चलो, बुल इन द चाइना शॉप, अब सुनो ध्यान से, अभी जो मैं आपको कह रही थी, आपका बॉसम फ्रेंड, आपका बॉसम फ्रेंड, बेटा ऐसे बॉसम फ्रेंड पालते ही क्यों जो आपकी गर्लफ्रेंड को चुरा के ले जाए, ऐसा बॉसम फ्रेंड, ऐसा जिगरी दोस्त क्या होता है। देखो मैं बार बार बॉसम फ्रेंड बोल रही हूं बेटा, ये सब दिमाग में फिट कर लो ना, इसीलिए मैं कह रही हूं बार बार बॉसम फ्रेंड, आप ऐसे बॉसम फ्रेंड पालते ही क्यों हो, क्योंकि सच बॉसम फ्रेंड्स आर लाइक अ बुल इन द चाइना शॉप। अब बुल इन द चाइना शॉप, ध्यान से सुनो क्या है मतलब, बुल का मतलब क्या होता है, सांड, और चाइना शॉप मतलब चाइना, चीनी मिट्टी का बना हुआ सामान सोच लो, या चाइना शॉप ऐसे सोच लो, या चाइना का बना हुआ सामान, उसके लिए कहावत है, चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक, है ना, यानी शाम तक ही खराब हो जाएगा, इसीलिए अनरिलायबल होता है चाइना की चीजें। तो इसलिए कहते हैं चाइना शॉप में अगर एक सांड घुस जाए तो क्या करेगा भाई, तहस नहस ही करेगा, तहस नहस ही करेगा। तो क्या कहोगे, माई बॉसम फ्रेंड ही इज अ ब्रोकन रीड, अरे यार ये बहुत अनरिलायबल व्यक्ति है मेरे लाइफ में, ही इज जस्ट अ बुल इन द चाइना शॉप इन माई लाइफ, है ना। इसका मतलब है जब से मेरे लाइफ में आया है, मेरे लाइफ में वो एक बुल इन चाइना शॉप का काम किया, यानी कि सिर्फ तहस नहस और सत्यानाश ही तो किया, और क्या किया है, ठीक है, समझ में आया। बुल इन द चाइना शॉप मतलब सत्यानाश करना। जब से ये कोविड-19 आया है, ये कोविड-19 क्या है, बुल इन द चाइना शॉप आया है, पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया, सत्यानाश करके रख दिया, ठीक है, समझ में आया।
बर्न अ होल इन द पॉकेट। बेटा बचपन में आप लोगों को कभी पैसे मिले हैं? रिश्तेदार आते थे घर में, कुछ पैसे देते होंगे, आधा तो आपके घर की जो हड़प बैंक है ना, हड़प बैंक पता है कौन है घर में? हाँ, घर की हड़प बैंक कौन है, जरा ये बता दो। नाम सुनो घर की, आपकी हड़प बैंक। बेटा आपकी मम्मी होती है हड़प बैंक, है ना। जब रिश्तेदार पैसे देके जाते हैं तो मम्मी वो अपना रख लेती है ना। तो आपके घर की हड़प बैंक कौन होती है? मम्मी। इसीलिए वो हड़प बैंक आपके पैसे ना मार ले तो आप क्या चाहते हो? वो 50 रुपया 100 रुपया जो मिलता है, क्या चाहते थे, क्या करना चाहते थे? जल्दी से जल्दी बताओ तो। यस, जल्दी से जल्दी चाहते थे यार खर्चा कर दूं, है ना। बेटा घर में हड़प बैंक जनरली मम्मी होती है, ठीक है। देखो, सबने लिख दिया मम्मी, तो सही कह रहे हो, बिल्कुल सही है। मम्मी घर की हड़प बैंक होती है। तो उस हड़प बैंक से पैसे बचाने के लिए आप चाहते हो जल्द से जल्द जाऊं मैं, जो मुझे मर्जी हो, चाहे वो आपको चॉकलेट खाना हो या आपको मतलब पैसा, जैसा पैसा मिले उसके अकॉर्डिंग खर्चा के सोचोगे। थोड़ा ज्यादा मिल जाए तो चलो जाके मैं एक शर्ट खरीद लूं, है ना। थोड़ा कम मिले, 10-15 रुपया मिले तो जाके टॉफी खा लूं। लेकिन जल्द से जल्द लगता था खर्च करके आ जाओ, वरना ये हड़प बैंक लूट लेगी। इसीलिए दैट मनी बर्न्ट अ होल इन योर पॉकेट। ऐसा पैसा जो मन करता है जल्दी से खर्च कर दे, वरना पता नहीं क्या होगा। सो द मनी दैट यू गॉट फ्रॉम योर रिलेटिव्स बर्न्ट अ होल इन योर पॉकेट, है ना। क्लियर? बोलो। अगर पसंद आए बेटा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, अगर पसंद आए तो, ठीक है। क्योंकि मैं ये चाहती हूं कि मेरे चैनल में पढ़ने वाले बच्चे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हम किसी तरह का गिमिक करके हम लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे बहुत जेन्युइन स्टूडेंट्स ही आते हैं। इसीलिए अगर पसंद है तो इमीडिएटली शेयर करो। ठीक है, बताओ बेटा। जो आप लोग बात करते हो ना मैम आपके कोर्स कौन सा है, बेटा मेरा कोर्स 17 मई को आया है। इसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू किया है। ये बैच नंबर 17 है और 17 मई को आया है। बैच नंबर 17 17 मई, बैच नंबर 17 17 मई को आया है। ये हमारे कॉम्बो 15 के साथ आया है, जिसमें मेरे साथ अजय राणा, मोहित सर है और पूरी जीएस की टीम है, वही केडी कैंपस वाली। लेकिन अगर आप कॉम्बो लोगे तो जीएस फ्री हो जाएगा। आप लोग कहते हैं ना जीएस, तो जीएस बेटा टोटली फ्री है अगर आप कॉम्बो ले लोगे तो, ठीक है। चलो, बर्न वंस फिंगर। बेटा आप खाना बना रहे हो या पानी उबाल रहे हो, देखने के लिए कि अरे यार हुआ है, गर्म हुआ, उंगली डाला जल गया, यू बर्न्ट योर फिंगर्स, यानी आपने खुद का नुकसान कर दिया। आपने खुद का नुकसान कर दिया। अगेन मैं उसी बात में आऊंगी, क्या हुआ? आपने अपने फ्रेंड को मिलाया अपनी गर्लफ्रेंड से, है ना। क्योंकि आप तब तक उसको प्रपोज नहीं किए थे, फिर भी आप लाइक करते थे, आपने मिला दिया, इन दोनों का टांका फिट हो गया। यार यू हैव बर्न्ड योर ओन फिंगर्स। मैं कहूंगी यार तुम्हें किसने कहा था अपने फ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाने? हु टोल्ड यू? हु टोल्ड यू टू टेक योर गर्लफ्रेंड टू योर बॉसम फ्रेंड? यू हैव बर्न्ड योर ओन फिंगर्स। तुमने तो अपने हाथ खुद जलाए, तुमने अपना नुकसान खुद किया है। यानी भाई कोई चीज कर रहे हो, अपने ही उंगलियां जला लिए, इसका मतलब समझ में आ गया? किसने कहा था तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाने अपने बॉसम फ्रेंड के पास? यू हैव बर्न्ट योर ओन फिंगर्स, यू हैव बर्न्ट योर ओन फिंगर्स। समझ में आ गया? और बेटा दिल को ज्यादा दर्द आपको पता है क्यों होता है? क्योंकि मैंने कई लड़कों को देखा है रोते हुए, मैंने अपने सारी जमा पूंजी, अपने सारे जो मेरे पास पैसे जमा थे, सब मैंने उस पर खर्च कर दिए। अरे किसने कहा था मूर्ख आदमी? वो भी समझती होगी इतना मूर्ख है तो पता नहीं क्या करेगा जिंदगी में, क्या खिलाएगा मुझे जब मेरे ऊपर इतना लुटा रहा है। तो व्हाट यू डिड, यू बर्न्ड द कैंडल एट बोथ एंड्स। अभी तो भाग गई, समझ गई इतना मूर्ख, है ना। अब सुनो ध्यान से। एक कैंडल है, कैंडल को बेटा ऊपर से जलाते हैं तो वो रोशनी देता है। अब आप कैंडल को ऐसे करो, इधर का भी थोड़ा धागा निकाल लो, इसको विक कहते हैं, और दोनों तरफ को जला दो। अब क्या होगा? धू धू करके दोनों तरफ जलेगा। इधर नीचे से सारे जितने वैक्स है वो पिघल के जाएंगे, रोशनी डबल होगी। कुछ नहीं है, ये बर्बादी है ना। तो आपने क्या किया? आपने सारे पैसे उस पर बर्बाद कर दिए। यू हैव बर्न्ड द कैंडल एट बोथ एंड्स टू यूज वंस रिसोर्सेस और एनर्जी टू एक्सेस।
कई बार आप लोग दिन रात पढ़ रहे हो, बीमार पड़ जाते हो। यू हैव बर्न्ड योर कैंडल एट बोथ एंड्स। आपने क्षमता से ज्यादा पढ़ लिया यार, जितना आपका बॉडी आपका माइंड बर्दाश्त कर सकता था, उससे ज्यादा तुमने अपने आप को एग्जॉस्ट किया है। सो यू हैव बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। फिर कहोगे मैम आजकल बहुत कंपटीशन है, अगर हम खुद को ना जलाएं तो फिर हम कैसे पास करेंगे? आई हैव टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मैम। वी हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल समझते हो बेटा? शुरुआत में, जब पहले जमाने में, आज के जमाने की बात नहीं कर रही हूं, आज तो हमारे पास लाइट वगैरह सब है। पहले के जमाने में लोग दिन भर बैठ के पढ़ाई करते थे और शाम के बाद अंधेरा हो जाता था तो सो जाते थे, रात में खाना पीना खा के बंद करके। लेकिन कोई बच्चा अगर रात में भी मिडनाइट ऑयल, यानी समझ रहे हो, जिसको कहते हैं दिया जलाना, या जिसको बिहार के तरफ ढिबरी कहते हैं, है ना, उसको जला के अगर कोई बैठ के पढ़ रहा है, इसका मतलब बीच रात में भी ऑयल जला के वो बैठ के पढ़ रहा है। सो ही इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। रात के समय में अगर कोई ऑयल जला के, यानी कि दिया जला के बैठ के पढ़ रहा है, इसका मतलब दिन भर पढ़ा है और रात में भी पढ़ रहा है ना? तो आप क्या बोलोगे? मैम वी हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्टिफ, है ना? क्लियर? बोलो, कोई प्रॉब्लम? आकृति मैम की क्लास आज है ना 10 बजे। बेटा मेरे तुरंत बाद आकृति मैम की क्लास होगी 10 बजे, और वो बहुत अच्छे सेशंस लेके आ रही है। बेटा आप उनसे पढ़ो। एक तो वो डॉक्टर है, कोई भी चीज एक्सप्लेन करती है ना, उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने का तरीका एक आपको लगेगा एक प्रोफेशनल का तरीका। और आप किसी भी जगह पे और बायो पढ़ के देखो, आपको डिफरेंस थोड़ा महसूस होगा। पढ़ाते सब अच्छा है, लेकिन एक प्रोफेशनल जो उसी फील्ड के हो, वो जब बायो पढ़ाए तो आप देखोगे एक डिफरेंट क्लास दिखेगा आपको। पढ़ के देखना। नेक्स्ट आओ, 10 बजे से यूट्यूब में आज क्लास है उनका, ठीक है? अच्छा, आज वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक लेके आ रही है, आयुर्वेदिक वर्सेस एलोपैथी, है ना? चलो सुनो, बर्निंग क्वेश्चन। अब सबसे बर्निंग क्वेश्चन ये है कि आगे बंगाल में जो कल प्रॉब्लम हुआ है ना, ममता बनर्जी के साथ, फॉर दैट मुख्य सचिव को लेकर जो प्रॉब्लम हुआ है, आगे मोदी सरकार का क्या कदम होगा? दैट इज अ बर्निंग क्वेश्चन नाउ। बर्निंग क्वेश्चन या बर्निंग इश्यू का मतलब होता है ज्वलंत मुद्दा। भाई जो मुद्दे पर भड़के हुए हैं, अभी मोदी सरकार ने जो मुख्य सचिव था उसको दिल्ली तलब किया था, ममता बनर्जी ने उसको अपने पास रख ली। तो अब क्या कदम उठाएंगे? अब मोदी सरकार क्या कदम उठाएगी? ये एक बर्निंग इश्यू है। तो क्या कहोगे? बर्निंग इश्यू या बर्निंग क्वेश्चन का मतलब है ज्वलंत मुद्दा, यानी जिस बात पे अब भड़का हुआ मुद्दा होता है, जिस पर आप डिबेट कर सकते हो, यानी जो बिल्कुल हॉट टॉपिक है। जैसे आज जो बर्निंग क्वेश्चन है, आयुर्वेदिक वर्सेस होम्योपैथिक, नहीं, आयुर्वेदिक वर्सेस एलोपैथी, इस बर्निंग क्वेश्चन पे आज डिस्कशन करेगी आकृति मैम, ठीक है? चलो, बरी द हैचेट। बट जानते हो बना कैसा है बरी द हैचेट? पहले जमाने में जब ये गांव में लड़ाई झगड़ा होता था, एक तो गांव में लाइट नहीं होती थी, आज भी कई गांव ऐसे हैं जिसमें लाइट नहीं है ना? तो लोग जब दुश्मनी होती थी किसी से, बताओ क्या करते थे? वो अपने सर के पास एक छोटी कुल्हाड़ी लेकर सोते थे। अब कोई अंधेरे में खटपट आवाज हुआ जरा सा भी, ये अपना कुल्हाड़ी उठाए और ऐसे ऐसे ढूंढे, या जो सामने आएगा वो कटपट गया, मर गया, खत्म, है ना? यानी कि वो हैचेट लेके सोते थे। हैचेट का मतलब क्या है? छोटी कुल्हाड़ी, ठीक है? तो हुआ क्या, इस हैचेट को लेके सोने की आदत हो गई लोगों की कि कहीं ऐसा ना हो कोई दुश्मन आ जाए। अब हुआ क्या, जब दुश्मनी खत्म कराना हो, जब सलाह कराना हो, सुलह कराना हो, तो जो पंचायत बैठता था ना, वो कहता था सबसे पहले अपने घर में जो कुल्हाड़ी वगैरह लेके आओ पहले, तभी तुम लोग दोनों का मामला निपटेगा। दोनों लाके कुल्हाड़ी देते थे, और कुल्हाड़ी देके दोनों फिर वहीं पर पंचायत में सामने गड्ढा खोद के गाड़ा जाता था, और कहता था आज तुम्हारा बरी का मतलब हुआ था बेटा गाड़ना, गाड़ दिया गया। अब इसके बाद
तुम दोनों के बीच में सुलह हो गया है, शांति बहाल हो गया है, अब कोई किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, आज के बाद तुम्हारी दुश्मनी खत्म। इसका मतलब बरी द हैचेट का मतलब होता था टू एंड हॉस्टिलिटी, टू एंड, टू मेक पीस, इसको भी कह सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, टू मेक पीस यानी शांति बहाल करना। ठीक है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बेटा ये तुम्हारे काम की चीज है। पता है क्यों तुम लोग की काम की चीज क्यों है? आपकी जो पढ़ाई होती है कहते मैम हो नहीं रहा है, बेटा कहां से होगा? यू स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, कभी पढ़ा फिर उसके बाद अपना मोबाइल निकाल लिया, 2-4 दिन तक तो बिजी है, कोई वेब सीरीज आ गया उसी में बिजी है, फिर थोड़ा सा चलो घूम ले, लॉकडाउन खत्म हो गया, एक आध फ्रेंड के घर भी चले जाते हैं, अच्छा छोड़ो आज पढ़ लेते हैं। बेटा यू, आपका जो पढ़ाई है इट इज नॉट रेगुलर, इट इज इरेगुलर, है ना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, बेटा ये एडवर्ब है। यू स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब है इरेगुलरली, यानी रुक रुक के पढ़ना। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ में आया? क्लियर? चलो, मेरा ये स्पोकन का जो बुक है ना बेटा, ये क्लास नोट्स और वॉल्यूम 1 से बिल्कुल अलग है। इसके पीछे एक स्पोकन डिक्शनरी है, उसमें वैसे ही शब्द है जो शब्द आप स्पोकन के लिए इस्तेमाल करना चाहोगे, और जिसके स्पेलिंग्स आप देखना चाहोगे क्या स्पेलिंग है और उसका हिंदी में मीनिंग क्या है। इसमें वो सारे वोकैबुलरी, ये सारी ईडियम्स, बेटा ये सारे ईडियम्स, एक बात बताओ, मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ सेंटेंसेस में, राइट, लेकिन खुद सोचो क्या ये ईडियम्स वगैरह आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो लाइफ में? बोलोगे नहीं, तो फिर पढ़ क्यों रहे हो? भाई एग्जाम पास करना है और क्या करें। अगर फ्रेंच भी पूछता या जर्मन भी पूछता तो वो भी तो पढ़ते ना मैम। इसीलिए बेटा ये सब इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सेंटेंसेस में इसलिए समझा रही हूँ मीनिंग के साथ, ताकि आप उसके दिमाग में आपका फिट हो जाए, बट स्पोकन में उसका कोई काम नहीं है ज्यादा। इसीलिए स्पोकन से रिलेटेड अगर पढ़ना है इंग्लिश, कि नहीं मुझे मैम कोई एग्जाम की तैयारी में नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ बोलना सीखना है, तो आपको वॉल्यूम 1 नहीं, आपको स्पोकन इंग्लिश पढ़ना चाहिए। ठीक है, और मैं बहुत अच्छे से बना के आपको मैंने इसमें सब कुछ दिया है, चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे स्पोकन का कंप्लीट आपका डिक्शनरी हो। ठीक है, नेक्स्ट आओ, बाय हुक और बाय क्रुक। मैं कई बार ऐसे कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, मैम मेरा है ना नहीं हो रहा है, तो मैं जवाब देती हूँ बेटा ठीक से पढ़ो। मैम बहुत पढ़ लिया, मैंने बहुत मेहनत की, नहीं हुआ, मेरे फादर का भी डेथ हो गया, थोड़ा इमोशनल भी मुझे करने की कोशिश करते हैं बच्चे कई बार, बेटा फादर का तो मेरा भी डेथ हो गया था 3.5 साल में, मुझे तो उठा के किसी ने इंस्पेक्टर नहीं बना दिया, है ना। तो ये सब जानते हैं, यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज। अब वो क्या चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बिकम इंस्पेक्टर बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि मेरा हो जाए, है ना। आप भी कई बार चाहते हो कि भाई मैं अमीर हो जाऊं बाय हुक और बाय क्रुक, है ना, किसी भी तरीके से पैसे आ जाए मेरे पास। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है बेटा सही गलत किसी भी तरीके से, बाय एनी मीन्स, राइट और रॉन्ग। बट रिमेंबर वन थिंग, यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट ट्राई टू अर्न नेम फेम एंड मनी बाय हुक और बाय क्रुक, बिकॉज सक्सेस, ध्यान से सुनना बेटा, सक्सेस डज नॉट कम बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, मैं आपको कहूंगी बेटा तुम दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करो। आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स हमेशा चाहते हैं यार, जानते हो हम लोग को बहुत गर्व होता है बोलने में, यार वो जानते हो वो जो एसीपी है ना वो मेरा स्टूडेंट रहा है ना, आंखों में चमक आ जाती है हम लोग की। टीचर और पेरेंट्स सही दो है बेटा जो आपकी तरक्की से बहुत खुश होते हैं। और हम लोग एक चीज मांग करते हैं कि मेरा अगर कोई स्टूडेंट पूछ, पता चलता है एक मेरा स्टूडेंट है जो मैं के बता रही हूं आपको 2009 या 8 का, वो एसएससी में वो इंस्पेक्टर बना था उस साल, और आज वो डीसीपी है। क्योंकि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक ही चीज सजेस्ट करती हूं कि आप एसएससी दो, लेकिन वो लास्ट नहीं हुआ। कहते हैं ना बेटा, एक कलाम का एक संदेश है, छोटा लक्ष्य अपराध है। तो आप अभी छोटा लक्ष्य है, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं मैम अभी कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कल सब इंस्पेक्टर का दोगे, परसों आईएएस का दोगे। अरे भाई एक अभी कांस्टेबल जो था वो एसीपी बना है, आईएएस की तैयारी किया है,
तो मैं आपको यही समझाती हूं कि भाई टीचर्स चाहते हैं कि आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करो, तो मैं आपको क्या ब्लेस करूंगी, मे यू सक्सीड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, दे वांट टू अर्न नेम फेम एंड मनी, मतलब नाम यश और पैसा, बाय हुक और बाय क्रुक। दैट इज रॉन्ग, है ना। बाय हुक और बाय क्रुक पैसा कमाना इज रॉन्ग, एंड वी रियली ब्लेस यू, मे यू सक्सीड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करो। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलो, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय द, देखो कई बच्चे ऐसे, देखो मेरा 5 नंबर जो बैच था कब का खत्म हो गया, है ना। और वो बैच नंबर 5 के का एक बच्चा है यहाँ पे, वो विकास, क्या बोल रहा है कि मैम पंछी कहाँ है आजकल। उसके बैच में एक लड़की थी पंछी, है ना। और एक बार मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो उसको गलती ही मानूंगी, कि मैंने एक जूम में मीटिंग ले लिया और सारे बच्चों को उसमें कोशिश किया इंक्लूड करने का, लेकिन ज्यादा बच्चे तो इंक्लूड नहीं हो पाए जूम में। लेकिन इन लोगों ने हमें कहा कि मैम पंछी नहीं आई, पंछी नहीं आई। तो मैंने अपने स्टाफ को कहा कि पंछी को कॉल करो, और पंछी को कॉल करके मैंने कहा ज्वाइन करो। अच्छा, जब पंछी ज्वाइन की तो देखने में अच्छी थी, है ना, अच्छी थी देखने में, पंछी अच्छी थी, सारे लड़के खुश हो गए। उस दिन से जिस दिन तक मेरा बैच खत्म हुआ, बैच नंबर 5, उस दिन तक पंछी को याद करते रहे। और ये विकास को देखो, इसका प्यार कितना गहरा प्यार है। आज भी ये बैच नंबर 5 कब का खत्म हो गया बेटा, अब उसका वीओडी का भी एक्सपायरी डेट आ गया है। आज भी वो इंतजार कर रहा है पंछी को। इसको कहते हैं, मैंने कहा ना मैन विल बी मैन। बेटा मैं आपको बता रही हूं, लड़कों का रग रग से मैं वाकिफ हूं। वो देख लिया उस दिन इन लोगों ने उसको जूम में, अब उसके बाद से आज तक पंछी से प्यार ही हुआ पड़ा इन लोगों को। और वो पूछती भी नहीं होगी तुम लोग को, वो कभी भी याद नहीं करती होगी। चलो, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बेटा दांत देखते हो, दांत का स्किन समझते हो यार, इतना पतला सा, है ना। बाय अ विस्कर, विस्कर जितने जितने जो होते हैं ना, जैसे शेर हो गया, कैट हो गया, रैट हो गया, उसके देखो मूछ देखते हो ना, पतला सा मूछ निकला रहता है 3-4, उसको विस्कर कहते हैं। आप सोचते हैं विस्कर का ब्रेथ कितना होता होगा, बाय अ विस्कर, है ना, इतना सा। बाय अ हेयर ब्रेथ, भाई हेयर की चौड़ाई कितनी होगी, बोलोगे मैम इतनी सी, उतने से बचना। अगर आप कहोगे मैम आज तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता, मैं बाल बाल बचा, देखो बाल बाल बचा मतलब क्या होता पता है, बाल के बराबर में बचा, इतना कम में बचा जितना बाल की चौड़ाई होती है। क्या कहते हो मैम मैं बाल बाल बचा, तो कहते हो मैम आई वाज सेव्ड बाय अ विस्कर, है ना। आई एस्केप्ड बाय अ हेयर ब्रेथ, यानी इतना पतला से, मतलब एकदम पास में ही आके वो कार क्रैश की। आई escaped by a hair breadth, I was saved by a whisker। ठीक है। Carry the coal to Newcastle, बेटा इसको कहते हैं न्यू कैसल जो है ना, ये माना जाता है एक जगह जो इनफैक्ट ये इंग्लैंड में एक जगह है, और कहते हैं भाई न्यू कैसल में कोल है और तुम कोल को उठा के कैरी करके न्यू कैसल लेके जाओगे। समझ में आया। अब जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो आप आगरा जाते हो, आगरा का पेठा बहुत फेमस है ना, वहां से आते हैं कभी कभी रंजीत सर तो आगरा का पेठा लेके आते हैं अपने, पंछी का पेठा। अब देखो मेरे स्टाफ लोगों को पंछी कितनी पसंद है। तो वो लाके देते हैं कभी कभी पंछी का पेठा, है ना। जब से शादी हो तब से तो भूल गए, वो अपनी बीवी में बिजी है अभी, मैंने भी छोड़ दिया, चलो, है ना। नया नया मुल्ला 7 बार नमाज पढ़ता हुए कहते हैं ना, वही है। तो वो जो कहावत है सुनो, अब अगर मैं यहां से पेठा खरीद के आगरा लेके जाऊंगी तो हंसोगे ना, कहोगे मैम वहां पे आगरा में खुद ही इतना पेठा है, आप यहां से पेठा खरीद के आगरा लेके जाओगे, इसका मतलब यू आर डूइंग समथिंग यूजलेसली, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या हुआ, अननेसेसरी काम कर रहे हो, जहां पे स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी। यानी कि जो चीज जहां पे बहुतायत में मिलता है आप वहां लेके उसको जा रहे हो। समझ में आ गया, है ना। अब यहीं पर मैं क्लास खत्म कर रही हूं 70 में। एंड रिमेंबर
परसों फिर से मैं आऊंगी और इसमें करीबन 350 इडियम्स एंड फ्रेजेस है बेटा। इसके अलावा फिर एक और चैप्टर है इसमें जिसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस सेंटेंसेस में है। लेकिन मैं आपको हमेशा एक ही बात समझाती हूं, थोड़ा सा अपने आप का संयम रखो। संयम क्यों रखो? क्योंकि संयम से ही आप उस मुकाम पे पहुंचोगे जहां पर पहुंचना है। आप अपना टारगेट बना लो यार। जैसे अर्जुन ने कहा था, उनको कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ मछली का आंख दिख रही थी। जैसे मैंने एक बार अपने स्टूडेंट को समझाया कि बेटा लड़की उड़की के चक्कर में मत पड़ो। लड़की से दोस्ती करना मतलब बिल्ली पालना होता है। कहा मैडम बिल्ली पालने का मतलब क्या? तो मैंने उसको एक कहानी सुनाई कि एक बार एक साधु अपने जब मरने लगा तो अपने शिष्यों को सबको बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया और अपना जो प्रिय शिष्य था उसको कहा बिल्ली मत पालना। वो सर पीट लिया। सबको इतना अच्छा अच्छा उन्होंने टीचिंग्स दी, मुझे कहता है बिल्ली मत पालना। तो वो फिर जंगल छोड़ के, उनका आश्रम छोड़ के उस गांव में गया जहां से वो साधु आया हुआ था। उसने उतने ही बूढ़े एक आदमी से कहा कि मुझे मेरे जो गुरु है उन्होंने कहा बिल्ली मत पालना, ये क्या होता है? जैसे मैं बच्चों को कहती हूँ कि लड़की से दोस्ती करना मतलब बिल्ली पालना। आप सुनो बिल्ली पालने का मतलब क्या हुआ। उसने कहा कि ये 2 लंगोट लेके निकला था गांव से कि मैं हरि को प्राप्त करूंगा, जीवित हरि को प्राप्त करूंगा। लेकिन हुआ क्या, वहां पे कुटिया बना के जैसे भजन करना शुरू किया वो, तब एक रात उसका लंगोट चूहा काट दिया। वो बड़ा शर्मिंदगी महसूस किया। वो छुपता छुपाता गांव आया, हमने उसको फिर से लंगोट दिया, फिर से चूहा काट दिया। तो हम लोगों ने उसे यही सलाह दी कि एक बिल्ली पाल लो ना। अब जब उसने बिल्ली पाली तो चूहे तो भाग गए, बिल्ली भूख से मरने लगी। अब भूख से मरने लगी तो उसने बोला कि अब मैं क्या करूं? तो हमने सलाह दी एक गाय पाल लो, बिल्ली के लिए दूध का अरेंजमेंट हो जाएगा, तुम्हें भी दूध दही मिल जाएगा। उसने कहा ठीक है, उसने गाय पाल ली। अब गाय को हरी हरी घास चाहिए, है ना? गाय को नहलाना है, धुलाना है, सफाई करनी है, कौन करेगा? तो उसी समय एक यहाँ हमारे गांव में एक औरत विधवा हुई थी जिसको ससुराल वाले और मायके वाले दोनों निकाल दिए थे कि इसको हम नहीं रख सकते। तो हम लोगों ने कहा ये बेचारी एक अबला, एक विधवा है, एक बेचारी विधवा है, इसको तुम रख लो, वो साफ सफाई कर लेगी और तुम्हें दूध भी मिल जाएगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। उसने उस औरत को रख लिया। लेकिन जिसको हम लोगों ने कहा था बेचारी विधवा है, जैसे उसके आश्रम पहुंची वैसे ही गांव वाले कहने लगे ये जवान औरत के साथ रह रहा है, ये क्या धर्म कर्म का काम करेगा। तो उसके बाद उसे बहुत शर्मिंदगी हुई जब उसका रेपुटेशन एट स्टेक समझते हो ना, दांव पे लगा। तो उसने फिर उस विधवा से शादी कर ली। शादी कर ली तो बच्चे हो गए, बच्चे हो गए तो फिर वो गृहस्थ आश्रम में पहुंच गया। और आज जब वो मर रहा था तो उसे ये एहसास तो हो गया ना कि हमने जीते जी हरि के दर्शन तो नहीं किए। तो उन्होंने क्या किया था, उसकी गलती थी बिल्ली पालना। बेटा तुम गर्लफ्रेंड बनाओगे तो यही बिल्ली पालोगे, इसीलिए मेरा काम मानना, बिल्ली मत पालना, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच।